हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों ये हमारा पार्ट नंबर 3 है इंडियन इकोनॉमी क्लास 12 वाले बच्चों के लिए चैप्टर नंबर 1 या आप कह सकते हो चैप्टर नंबर या यूनिट नंबर 6 का हमारा चैप्टर नंबर 1 है। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात करना चाहता हूँ। मेरे पास एक कमेंट आया था व्हाट्सएप के सारे हमारे दिए गए नंबर पर, जो नंबर आपके सामने शो हो रहा है इस नंबर पर। दोस्तों एक कमेंट आया था। कमेंट का मतलब हमें एक मैसेज करा गया था कि सर आप ना वीडियो बहुत लंबी बना रहे हो। देखो मैं ना 1 मिनट का वक्त लेकर आपको पहले जवाब दे देता हूँ कि हमारी वीडियो लंबी क्यों हो रही है। देखो हमारी जो वीडियो है ना दोस्तों, पहली बात तो डिटेल में है, बिल्कुल डिटेलिंग में है। जो बच्चा लिटरली यार इकोनॉमिक्स को ना दिल से सीखना चाहता है, जो सच में मतलब कॉमर्स का बच्चा है ना, तो तुम्हें पता रहना चाहिए यार हमारी इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री क्या रही है, हमारा इकोनॉमिक्स किस तरीके से ये स्ट्रगल में रहा था। मतलब मैं पूरा डिटेलिंग में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मैं जानता हूँ 12th क्लास में आपको इतना डिटेलिंग में कोई पढ़ाएगा नहीं और डिटेलिंग में जानने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये जो लेवल आपको जो दे रहा हूँ ना, ये आपको बीकॉम में या आपके सीए में या आपके यूपीएससी वगैरह की आप तैयारी करोगे गवर्नमेंट जॉब की ऑफिसर बनने की। दोस्तों ये वाला लेवल आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। पर आप मेरी बात समझो, वो कहते नहीं है हम लोग जब घर बनाते हैं तो आपकी फाउंडेशन काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, आपकी जो नींव है काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी फाउंडेशन अच्छी नहीं है ना तो घर बन तो जाता है लेकिन एक समय बाद वो गिर जाता है या फिर उसके अंदर कुछ ना कुछ दिक्कतें आने शुरुआत हो जाती हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब वही है, मैं आप लोग ना फाउंडेशन है आपकी जो नींव है ना उसको मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि यार आप मेरी वीडियो बहुत लेंथी है तो दोस्तों मैं यार अभी आप लोगों से ये तो बोलूँगा नहीं आप लोग मेरी वीडियो को मत देखो। हाँ यही कहूँगा कि आप लोग फिर स्कूल में मेहनत करो, आपकी जो मैडम जितना पढ़ा रही है आप लोग उस पर फोकस करो और बस नंबर लेकर पास हो जाओ। फिर आप लोग ये मत कहना कि सर फ्यूचर में हमें जॉब नहीं मिलती है, सर हम सर इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं वो कुछ सवाल करते हैं हमारे पास सर जवाब भी नहीं रहते हैं, तो तुम्हें बढ़िया जॉब नहीं मिलेगी यार, तुम बड़े बड़ी डिग्रीज नहीं ले पाओगे। ले तो लोगे, वही है नंबर नंबर यार, नंबर लाना बड़ी बात नहीं है। मेरे से पढ़ रहे हो ना, इसका मतलब है कि ये सोचकर पढ़ा करो कि यार सर से पढ़ने का मतलब ये है कि मुझे फुल एक्सपर्ट बनना है इकोनॉमिक्स का। फुल एक्सपर्ट मतलब है कि मुझे इकोनॉमिक्स इतनी डिटेलिंग में सीखनी है, इतनी डिटेलिंग में सीखनी है ना कि मतलब मैं आने वाले टाइम में फ्यूचर में आप लोग पूरे भारत में से कहीं से भी मुझे देख रहे हो दोस्तों, आप लोग इकोनॉमिक्स के ट्यूटर बन सकते हो, एक टीचर बन सकते हो, किसी स्कूल में पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। इतने लेवल की मैं हाई लेवल की इकोनॉमिक्स सिखा रहा हूँ। यार मुझे एक बात बताओ, मैं इतने हाई लेवल की इकोनॉमिक्स आपको फ्री में सिखा रहा हूँ, मुझे क्या मिल रहा है बताओ। आप लोग हमारी वीडियो को लाइक भी नहीं करते हो, वीडियो में कुछ कमेंट भी नहीं करते हो, मुझे कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा सर आपको, तो फिर आप सर क्यों पढ़ा रहे हो? वो मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ दोस्तों ताकि आप लोगों के लर्निंग में बिल्कुल कमी ना रह जाए और आप लोग फ्यूचर में दोस्तों कहीं अच्छी अच्छी जॉब ले पाओ और अपने आप को दोस्तों एक लाइफ में एक लेवल पर लेकर जा पाओ, अपने आप को कहीं स्टेबल कर पाओ। क्योंकि आने वाले टाइम में दोस्तों बहुत ज़्यादा जॉब की कमी होने वाली है और जॉब उसी को मिलेगी जो दोस्तों सच में मेहनती होगा, जिसके पास नॉलेज होगी, जो जिंदगी में मतलब सच में कुछ करके आया होगा। नंबर लेकर जो पास हो जाते हैं ना उनको जॉब नहीं मिल रही आज की डेट में। तो दोस्तों आपका फैसला आपको खुद चुनना है, आपको हमारी वीडियो देखनी है या नहीं देखनी है। सर आप नाराज हो रहे हो? भाई मैं नाराज नहीं हो रहा, छोटा सा एक मैसेज था जो कि मुझे आपको देना बहुत ज़्यादा जरूरी था। सर ये पार्ट नंबर 3 है? यस ये पार्ट नंबर 3 है। सर हम क्या सीखने वाले हैं आज? हम सीखने वाले हैं, ओहो कहाँ गया पेन, इंडस्ट्रियल सेक्टर। सर ये क्या इंडस्ट्रियल सेक्टर? इंडस्ट्रियल मतलब वही आजकल आप लोग अपने घरों के आसपास जो देखते हो या मार्केट में जाकर देखते हो, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगी रहती है, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगी रहती है दोस्तों। वो भी हमारा तबाह हो गया था, अंग्रेज लोगों ने दोस्तों इसको भी तबाह कर दिया था। मतलब इसको तो ना भारत में पनपने नहीं दिया, पनपने मतलब हमारे भारत के लोगों ने सोची थी कि चलो कोई दिक्कत नहीं, हमारे एग्रीकल्चर को ये लोग खत्म करते जा रहे हैं, खत्म करते जा रहे हैं। ये हमारी मतलब जो एग्रीकल्चर की जो सप्लाई है वो कैश क्रॉप में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। आपको पता ना कैश क्रॉप क्या होता है? नीचे बताओ कमेंट बॉक्स में कैश क्रॉप क्या होता है, बताओ फटाफट से बताओ कैश क्रॉप क्या होता है। कैश क्रॉप वो होता है जो हम लोग प्रोडक्शन करते हैं भारत में, लेकिन इसकी हमें सेल करनी पड़ती है, चाहे अंग्रेजों का कह लो चाहे आउट ऑफ इंडिया कह लो। आप लोग खुद के कंजम्पशन के लिए इसको यूज़ नहीं कर सकते, तो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए आप लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते थे। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2, जिसमें आप लोगों ने प्यार तो काफ़ी दिखाया है, बस लाइक कमेंट नहीं करा है, तो सर हमने प्यार कहाँ दिखाया? मतलब मुझे चल जाती है पता, आप लोग व्यूज़ मतलब हमारे आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप लोग प्यार दिखा रहे हो। तो आप लोग जरूर पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देखना, फिर आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर। सर ये कैसा तबाह करा था अंग्रेजों ने? देखो या तो ये कह लो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर ये हम लोगों ने तबाह कर लिया था खुद, क्योंकि हम लोगों ने ना मतलब अंग्रेजों के तले इतने दब गए थे कि हम लोगों ने ना अपना मतलब ये सोचा ही नहीं था कि यार हमें ज़िंदगी में आगे भी बढ़ना है। मतलब ये बात मैं आपको जो बता रहा हूँ इंडस्ट्रियल सेक्टर की या एग्रीकल्चर सेक्टर की, आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ बताने वाला हूँ। बहुत सारे कई टाइप के हमारे सेक्टर होते हैं, बहुत कुछ जानने को चलेगी पता कि इंडिपेंडेंस से पहले अंग्रेजों ने कैसे हमें किस किस तरीके से हमें गुलाम बनाया था, किस किस तरीके से हमें बर्बाद करा था, कैसे हमारे एग्रीकल्चर को खत्म करने की कोशिश करी थी और कैसे हमारी इंडस्ट्री को खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहे थे और ये खत्म भी कर दी थी। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हो गया था तो धीरे 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 करके हमारी ये वाली इंडस्ट्री भी उभरने लग गई थी। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की। लेकिन दोस्तों वीडियो के लास्ट में एक बात मेरी याद रखना, आपको मैं 3 क्वेश्चन देने वाला हूँ जो कि आपकी पूरे इस इकोनॉमिक्स की बुक में नहीं मिलेंगे। सर वो 3 क्वेश्चन कौन से होने वाले हैं? वो 3 क्वेश्चन आपकी जीके बेस्ड होने वाले हैं और जो बच्चा उन 3 क्वेश्चन का जवाब देगा इस वाली वीडियो को देखने के बाद, सबसे पहले जो जवाब देगा दोस्तों, अब देखो मेरे पास इतना पैसा तो नहीं है आप लोगों को जो दे पाऊंगा, बट येस जो बच्चा मेरे उन 3 सवालों का जवाब देगा सबसे पहले वीडियो को अपलोड होने के बाद, जैसे सबसे पहले जिसने भी सवाल का जवाब दे दिया, चाहे वो कोई भी हो सकता है भाई,
वो मेरे आसपास का बच्चा हो सकता है, मेरा कोई स्टूडेंट हो सकता है, पूरे भारत भर में कोई भी जो मेरी वीडियो देख रहा है। तो दोस्तों फटाफट से वीडियो देख लेना। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर रखा है, लेकिन वीडियो को वो क्या कहते हैं, सब्सक्राइब कर रखा है, लेकिन आपने घंटे के आइकन को ऑन नहीं कर रखा, मतलब आपने नोटिफिकेशन बेल आइकन को आपने ऑन नहीं कर रखा, उसको ऑन कर लेना। ऑन होती आपके पास मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी और फटाफट से वीडियो देख लेना और इन 3 सवालों के जवाब दे देना। सर हमें बेनिफिट क्या मिलेगा? भाई बेनिफिट ये मिलेगा, एक तो आपकी नॉलेज बहुत बढ़िया तुरंत हो जाएगी सबसे पहले। दूसरा ये कि मैं आपके पेटीएम, फोन पे, गूगल पे पर दोस्तों मैं 10 रुपये ट्रांसफर करूंगा। अरे वाह सर वाह, 10 रुपये बहुत बड़ा आपने अमाउंट भेज दिया। अरे भैया समझो यार, मेरे पास वैसे मेरी कुछ इनकम नहीं है। दूसरा आपको पढ़ाने के लिए मैं एक एनकरेजमेंट कर रहा हूँ। एनकरेजमेंट ये ना एक एनकरेजमेंट होता है। आपको दिखाऊंगा कि कैसे इंडस्ट्री बर्बाद हुई थी, कैसे अंग्रेजों ने हमारे किसान भाई थे, कैसे उनका जो मनोबल था तोड़ दिया था, कैसे उनको एनकरेज नहीं करा था कि तुम और कृषि करो और कृषि करो। उन्होंने एनकरेज करा ही नहीं। उन्होंने दोस्तों किस तरीके से हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया था। जो हमारे दुनिया में दोस्तों जिसका बोलबाला था ना, पूरे दुनिया में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में हमारा नाम आता था ना, इसको खत्म कर दिया था। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे जो किसान भाई बहन थे इनके दोस्तों मनोबल को गिरा दिया था। इनको एनकरेजमेंट नहीं करा, इनको एनकरेज कर ही नहीं रहे थे, उनको बल्कि दिखाया किसान भाई बहनों को कि तुम जो हाथ से आइटम बना रहे हो ना, अरे इनकी कोई वैल्यू नहीं है, हमारे पास देखो मशीनें हैं, हमारे पास इतनी मशीनें लगी हुई हैं, तुम क्या बना रहे हो। तो धीरे धीरे इनों का किसान भाई बहनों का मनोबल गिर गया था और इन्होंने ये वाली चीज़ बनानी बंद कर दी थी, जिसका नाम हमारी दुनिया में बोलबाला था। इसीलिए हम लोग उसे सोने की चिड़िया बोला करते थे, सोने की चिड़िया, क्योंकि हमारा नाम पूरी दुनिया में बोलबाला था। हैंडीक्राफ्ट आइटम के मामले में हमारे को पूरी दुनिया जानती थी, इसलिए हम लोग उसे सोने की चिड़िया कहा करते थे। लेकिन दोस्तों ये सब खत्म हो गया था। तो दोस्तों ऐसे मैं आपको एनकरेज कर रहा हूँ, ये पहले चीज़ें नहीं थी, एनकरेजमेंट पहले नहीं था, इसीलिए किसानों का दोस्तों शोषण हुआ और उनको बर्बाद कर दिया था और कैसे हमारी हैंडीक्राफ्ट आइटम को बर्बाद कर दिया था। लेकिन दोस्तों मैं आपको एनकरेज कर रहा हूँ पढ़ाई करने के लिए, तो मैं 10 रुपये ट्रांसफर कर दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जय प्रभु का नाम ले लो, जय श्री राम। चलो पहले आपको एक छोटी सी बात लिखवा देता हूँ। आपको पता होना चाहिए हमारे देश में से दोस्तों जो ब्रिटिशियर्स थे, जो अंग्रेज लोग थे, जो गोरे लोग थे, गोरे, हाँ सर ये नाम बढ़िया, गोरे लोग, जो गोरे लोग थे, गोरे मतलब अंग्रेज, तो गोरे लोग थे दोस्तों, वो हमें 1947 को हमें छोड़कर चले गए थे। आपको ये बात अच्छी तरह पता है? यस सर, क्योंकि हमारा देश यहाँ पर आज़ाद हो गया था। उन गोरे लोगों ने दोस्तों हमारे इंडिया का दोस्तों बहुत ज़्यादा शोषण करा था। शोषण सर ये क्या होता है? शोषण मतलब होता है एक्सप्लॉइटेशन। बहुत ज़्यादा उन्होंने हमारे देश का शोषण करा था। उनको मतलब उन्होंने ना हमारे देश को ख़त्म करने की पूरी प्लानिंग कर ली थी और लगभग पूरे एग्रीकल्चर को ख़त्म कर दिया था और हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को ख़त्म कर दिया था। बहुत सारी चीज़ खत्म कर दी थी। धीरे धीरे आप लोग सीखोगे। तो गोरे लोगों ने दोस्तों हमारे देश को छोड़ा, लेकिन देश छोड़ने से पहले हमारे इंडिया का दोस्तों बहुत ज़्यादा शोषण करा था, बहुत ज़्यादा हम लोगों को यूज़ करा था। हमारे किसान भाई बहनों का जो मनोबल था गिरा दिया था। और दोस्तों इन लोगों ने हमारे ऊपर बहुत सालों तक राज करा था। सर कितने सालों तक राज करा था? लगभग 250 साल राज करा था, क्योंकि 1757 में इन लोगों ने हमारे भारत में इनकी नज़र पड़ी। 1757, हालांकि ये नहीं कि इनकी नज़र हमारे भारत पे ही पड़ी थी, इनकी नज़र और भी काफ़ी जगह पड़ी हुई थी। तो ये वाली बात कहना गलत रहेगा कि गोरे लोगों का, जो गोरे लोग थे, जो अंग्रेज लोग थे, जो ब्रिटिश लोग थे, इनकी नज़र सिर्फ भारत में थी, ऐसा कहना गलत रहेगा। इनके जो नज़र थी ना दोस्तों कई देशों के ऊपर थी। तो हम यही नहीं कहेंगे कि उन्होंने सिर्फ हमें ही गुलाम बनाया था। उन्होंने काफ़ी देशों को मतलब अपने अंडर में कंट्रोल करा था। एक कॉलोनी मतलब टाइप की उन्होंने कॉलोनियल सिस्टम उन्होंने लागू करा था, कई देशों में लागू करा था, जहाँ पर खुद वो राजा थे और दूसरों को दोस्तों, दूसरी जो कंट्री थी दोस्तों, उसको बहुत बुरी तरीके से शोषण किया करते थे, मतलब एक्सप्लॉइटेशन करा करते थे। 1757 में हमारे इंडिया की बात हो रही है, यहाँ पर उन्होंने पैर रखा। और कब तक हमारे पास यहाँ पर रहे थे? जब उन्होंने हमारे देश को छोड़ा था, मतलब 1947, जो कि लगभग हमारे दोस्तों 250 साल हो जाते हैं। बात करते हैं हम लोग आज सीखने वाले हैं सेक्टर की। क्या सीखने वाले दोस्तों? आज हम लोग सेक्टर की बात करने वाले हैं। सेक्टर वैसे तो बेसिकली हमारे काफ़ी सारे टाइप के सेक्टर होते हैं, बहुत सारे टाइप के होते हैं। फिलहाल हम लोग बात करने वाले हैं, हम लोगों ने पहले कौन सा वाला सेक्टर सीखा था? एक एग्रीकल्चर सेक्टर। वैसे आपको बताता हूँ मैं, बेसिकली हमारे 3 टाइप के सेक्टर होते हैं। बेसिकली एक होता है हमारा प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सर ये क्या होता है? भैया देखो ये बातें बताऊंगा, बस आपको बता रहा हूँ कि सेक्टर का मतलब क्या होता है। कुछ प्राइमरी सेक्टर होते हैं, कुछ सेकेंडरी सेक्टर होते हैं। सेकेंडरी सेक्टर होते हैं, बस नॉर्मल लिख लो अभी, सेक्टर TOR, ठीक है ना, सेकेंडरी सेक्टर। और कुछ होते हैं टेरिटरी सेक्टर। आपको वर्डों पे ध्यान नहीं देना है। प्राइमरी सेक्टर जो मैं कह रहा हूँ आप लोग अपने तरीके से लिख लो। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी बेकार है, इसलिए मैं लिखना थोड़ा सा कम पसंद करता हूँ। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर, हमारे 3 सेक्टर बेसिकली हुआ करते थे। अब बात करता हूँ मैं अपने इंडस्ट्री लेवल की बात करता हूँ, हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करता हूँ। इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करता हूँ। एक हमारा ये सेक्टर भी है इंडस्ट्रियल सेक्टर दोस्तों। इसके अंदर वैसे तो इसके अंदर काफ़ी सारे सेक्टर आते हैं, लेकिन बात करता हूँ फिलहाल के लिए एक हमारा आता है एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर
सेक्टर एक दोस्तों हमारा आता है जो मैं आज बात करने वाला हूँ, इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्री या इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर या इंडस्ट्री सेक्टर, आप कुछ भी कह लो। तो मैं दोस्तों इसके ऊपर मैं बात कर चुका हूँ, एग्रीकल्चर के ऊपर बात कर चुका हूँ, कैसे इन्होंने इसको कैसे खत्म करा और कैसे इसके ऊपर राज करा था। अब बात करने जा रहा हूँ मैं आज इंडस्ट्रियल सेक्टर की, कैसे इसको पनपने ही नहीं दिया। मैं ये नहीं कह रहा राज करा था, राज तो बेटा हम लोगों ने होने ही नहीं दिया, लेकिन तुमने इसको पनपने नहीं दिया था। मेरी बात समझ रहे हो? अंग्रेज लोगों ने, गौरव लोगों ने हमारे भारत में इसको ना पनपने नहीं दिया, मतलब एक ही ज़्यादा, मतलब इसको ना बढ़ने नहीं दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने इस पर राज करा था, राज तो यहाँ पर करा था कि बेटा तुम माल बनाओ, तुम रॉ मटेरियल बनाओ, रॉ मटेरियल और मुझे भेजो और मैं यहाँ पर फिनिश गुड में कन्वर्ट करूंगा और तुम्हारे को भी मैं हाई रेट में बेच दूंगा। ऐसे यहाँ पर काफ़ी सारे मतलब कर्मचारी जो हमारे एग्रीकल्चर भाई बहन थे उनको दोस्तों कन्वर्ट करा। बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की कि कैसे ये बर्बाद तो नहीं कर पाए इसको, लेकिन दोस्तों अंग्रेजों ने ना इसको पनपने भी नहीं दिया था। अब हम चलो बात करते हैं आगे, मैं आपको ना बुक दिखाता हूँ, चलो फटाफट से पढ़ते हैं, आ जाओ। ऑल दो, हालांकि एग्रीकल्चर हैड डोमिनेटेड द इंडियन इकोनॉमी, इसका मतलब होता है एग्रीकल्चर हैज डोमिनेटेड मतलब है कि उसको दोस्तों वो यूज़ में लेकर आ रही थी, उसको वो अमल में लेकर आ रही थी, उसको एडमिनिस्टर कर रही थी। एडमिनिस्टर, सर ये क्या होता है एडमिनिस्टर? चिंता मत करो बेटा, इतने सारे वर्ड में नहीं कराऊंगा ना, आपको मज़ा आ जाएगा। हालांकि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था दोस्तों उसको एडमिनिस्टर कर रही थी, मतलब उसको अमल में लेकर आ रही थी हमारी इंडियन इकोनॉमी को, क्योंकि हमारी इंडियन इकोनॉमी में सबसे पहला जो एकमात्र साधन था दोस्तों वो हमारा एग्रीकल्चर ही था। ड्यूरिंग द प्री ब्रिटिश पीरियड, मैं सीधी सी बात है, प्री ब्रिटिश पीरियड में दोस्तों हम लोग एग्रीकल्चर पर ही पूरे के पूरे डिपेंडेंट थे। बट सम इंडियन इंडस्ट्रीज, कुछ इंडियन इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग सर्टेन स्पेशल प्रोडक्ट, कुछ ऐसी इंडस्ट्री थी हमारे देश में, कुछ थी, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इतनी कम थी कि मतलब ना के बराबर थी, और उसको भी ना अंग्रेज लोग खत्म करने के चक्कर में थे। कुछ इंडस्ट्री थी जो कि क्या प्रोड्यूस कर रही थी, कुछ स्पेशल प्रोडक्ट कुछ प्रोड्यूस कर रही थी। एंजॉयड वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन, जो कि वर्ल्ड वाइड पूरे दुनिया में उसका ना बोलबाला स्टार्ट हो गया था। कुछ ऐसी इंडस्ट्री थी जो हमारे इंडिया में लगाई गई थी, लेकिन किन लोगों ने लगाई थी दोस्तों? ये अंग्रेज लोगों ने लगाई थी। अब कुछ ही थी, मतलब इतनी की नाम मात्र के बराबर थी, और उसको भी अंग्रेजों ने खत्म कर दिया था। अब हमारे भारतवासियों ने इंडस्ट्री से कुछ मतलब प्रोडक्शन करनी स्टार्ट करी थी, लेकिन उसकी भी दोस्तों जो पॉपुलैरिटी थी ना वो पूरे वर्ल्ड वाइड धीरे धीरे हमारी उसमें होने लग गई थी। इंडिया वॉज पर्टिकुलरली वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। जो इंडिया है दोस्तों किस चीज़ जाना मतलब चले गया था, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए दोस्तों वो जाना गया था। भाई सीधी सी पता है आपको बात कि हमारा जो इंडिया था हमारा दोस्तों वो प्री ब्रिटिश पीरियड में दोस्तों वो हैंडीक्राफ्ट आइटम्स के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा जाना जाया करता था, हमारी हैंडीक्राफ्ट आइटम्स के लिए। अब अंग्रेजों को क्या लगा, अच्छा तुम यार तुम्हारे भारतवासी हो, तुम लोग यार इस पे तुम ज़्यादा फोकस कर रहे हो हैंडीक्राफ्ट आइटम्स पे, क्योंकि भारत के लोग ना कलाकारी में ना बहुत ज़्यादा थे, मतलब हाथ से कुछ बना दिया। हालांकि आजकल के छोटे छोटे बच्चे भी ना कुछ बनाते फिरते रहते हैं। तो पहले के लोगों से ये ना परंपरा बहुत पुरानी चली आ रही है, इसमें हमारा पूरी दुनिया में हमारा बोलबाला था। अब अंग्रेजों को लगा कि ये काम करते हैं इसको ना खत्म करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि यार ये लोग मान नहीं रहे हैं, भारतवासी लोग इसको बनाए जा रहे हैं और इनका नाम पूरी दुनिया में बोलबाला है इनका। कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हम लोग ना इसकी डिमांड ही खत्म कर देंगे। भाई अंग्रेजों ने दिमाग लगाया, गोरे लोगों ने दिमाग लगाया कि हम इसकी जो डिमांड है दोस्तों पूरी खत्म कर देंगे। अब बताओ दिमाग कैसे लगाया जाएगा? लाइक एग्रीकल्चर, इंडिया कुड नॉट डेवलप अ साउंड इंडस्ट्रियल बेस। समझो एग्रीकल्चर में जैसे हमारा बोलबाला था ना, एग्रीकल्चर में जितना हमारा नाम था, उस तरीके से इंडिया ना नॉट डेवलप अ साउंड इंडस्ट्रियल बेस, मतलब ज़्यादा इंडस्ट्री नहीं बना पाया था वो। अंडर द ब्रिटिश रूल के मतलब अंडर में दोस्तों इंडिया ज़्यादा पनप नहीं पाया था। किस चीज़ में पनप नहीं पाया था? इंडस्ट्रियल बेस में पनप नहीं पाया था, ज़्यादा इंडस्ट्री नहीं लगा पा रहा था, ज़्यादा मशीनें नहीं लगा पा रहा था। एक दो मशीनें ही थी, लेकिन उससे भी मतलब काफ़ी अच्छा उसका मतलब बहुत नाम हो गया था। द पुअर स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, स्टेट मतलब पहचान या हालत, हमारी बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्रियल सेक्टर की ना बहुत ज़्यादा बुरी मतलब हमारी हालत थी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इज इलस्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग पॉइंट्स। कुछ पॉइंट बताए गए जिससे कि पता चलेगा आपको कि हमारे मतलब जो हमारी हालत थी इंडस्ट्रियल की बात करते हैं कि हमारे पास जो मशीनें थी दोस्तों उसमें हमारा बुरा जो हाल था क्यों था। सबसे पहला पॉइंट, हालांकि ना मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, 3-4 मतलब कुछ पॉइंट निकालूंगा, इसी में से निकालूंगा मैं, तो आप समझो कि हमारी बुरी हालत क्यों रखी थी इंडस्ट्री के मामले में। सबसे पहला, अब अंग्रेज लोगों ने दिमाग लगाया, अच्छा यार इनका ना हैंडीक्राफ्ट आइटम में बहुत ज़्यादा इनका नाम है ना, एक काम करता हूँ इस मार्केट को खत्म करते हैं। भाई अंग्रेजों की नजर पड़ गई हमारे इस वाले आइटम पर, हैंडीक्राफ्ट आइटम पर, अब इसको खत्म करना चाहते हैं। देखना कैसे खत्म करेंगे। पहला, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। सबसे पहला पॉइंट क्या दोस्तों? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। सबसे पहले उन्होंने यही दिमाग लगाया कि हम एक काम करते हैं, जिन इनका भारतवासियों को जिस चीज़ में नाम है ना उसी को खत्म करेंगे। तो ठीक है, तो उन्होंने कर दिया डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब है कि हमारे भारत में इंडस्ट्री लगेंगे ही नहीं, हमारे भारत में इंडस्ट्री लगेंगे ही नहीं, और लगेगी भी ना तो माल बनाकर हमें बेचेगा।
पहली बात तो लगने नहीं देंगे, लगने ही नहीं देंगे। और लगेगी भी भारत में से कुछ होता है ना, कुछ लोग होते हैं मतलब वो विदेश के लिए काम करना चाहते हैं, भारत के लिए काम ही नहीं करना चाहते। अगर लगेगी भी तो हमारे लिए काम करेंगे। और दूसरी बात, हम लगने ही नहीं देंगे पहली बात तो ये कह रहा है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था, मतलब डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। अब जब हमारे पास दोस्तों मतलब हमारे पास मशीनें ही नहीं है और हम लोग मशीनों से हम लोग इतनी सारी मशीनें बना देंगे, इतनी सारी मशीनें बना देंगे जो कि विदेश में रहेंगी, तुम्हारे भारत में एक भी इंडस्ट्री लगेंगी ही नहीं। और इंडस्ट्री से हम लोग उस वाली मशीनों से हम लोग इतने बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट बनाएंगे ना कि तुम लोग जो हाथ से बना रहे हो ना आइटम, उसकी वैल्यू इतनी खत्म कर देंगे, इतनी वैल्यू खत्म कर देंगे ना कि भारत के लोग उसे पसंद नहीं करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? अंग्रेज लोगों को लगा, गोरे लोगों को लगा कि हम लोग ना भारत में इंडस्ट्री लगने नहीं देंगे। इंडस्ट्री लगने का मतलब है कि अगर भारत में इंडस्ट्री आ गई, अगर भारत में मशीनें लग गई हैं, इंडस्ट्री आ गई ना, तो मशीनों से मशीनें बनाएंगी, मशीनों से टूल्स बनाएंगी, मशीनों से दोस्तों ऐसे नए नए मतलब आर्टिकल्स बनाएंगी, नए नए मतलब अपने सैंपल बनाएंगी कि वो भारत के लोग खुद ही मशीन खरीद के मशीनों से मशीनें बनाएंगे। और मशीनों से जो भारत में सबसे ज़्यादा जो रॉ मटेरियल जो पैदा हो रहा है, जूट का, कपास का, इसका कॉटन का, वो खुद ही लोग उस रॉ मटेरियल को यूज़ करेंगे और खुद ही उसको फिनिश गुड कन्वर्ट करके खुद ही भारत में सेल कर देंगे। मतलब वो लोग दोस्तों मेड इन इंडिया चाहते ही नहीं थे, वो मेड इन चाइना चाहते थे या मेड इन कोई अदर मतलब कंट्री चाहते थे, वो मेड इन इंडिया चाहते ही नहीं थे। तो उन्होंने हमारे भारत में इंडस्ट्री लगने ही नहीं दी। दोस्तों अब क्या हुआ, अब उन्होंने विदेशों में, भारत विदेशों में जब मशीनें लग गई थी तो उन्होंने कुछ ऐसी आइटम बनानी स्टार्ट कर दी थी जो कि हैंडीक्राफ्ट टाइप की हुआ करती थी। और उन्होंने इतने सस्ते दामों में हमारे भारत देश में बेचा। जैसे आपको पता होगा चाइना से आइटम बहुत सस्ती आती हैं, आपको पता है ना, चाइना से जितनी भी आइटम आती हैं सबसे सस्ती आती हैं। क्यों? उनका काम ही ये है। आप लोग देखो, आपका दिमाग खुलेगा कि चाइना से इंडिया में चीज़ें सस्ती क्यों आती हैं। अरे भैया, जब चाइना से इंडिया में आइटम इम्पोर्ट होंगी और वो भी सबसे सस्ते दामों में इम्पोर्ट होंगी और हम लोग खरीदेंगे भी, तो हमारा देश कहाँ से पनपेगा? दिमाग लगाओ, हमारा देश कहाँ से पनपेगा जब तुम लोग चाइना से आइटम खरीद रहे हो। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या करा, चाइना से इंपोर्ट खत्म ही कर दिया था। आपको चल के पता चाइना से इंपोर्ट खत्म क्यों करा? क्योंकि हमारे इंडिया का अब मेड इन इंडिया काम में आएगा। मेड इन इंडिया मतलब है कि हमारे इंडिया का जो रॉ मटेरियल है, हमारे यहाँ पर मशीनें लगाई जाएंगी, हमारे यहाँ पर भारत में उद्योग दिया जाएगा, हमारे यहाँ पर भारत में लेबर दी जाएगी, हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करा जाएगा, हमारे यहाँ पर इंडस्ट्री लगाई जाएगी, हमारे यहाँ की इंडियन इकोनॉमी को बढ़ाया जाएगा। इसलिए दोस्तों मेड इन इंडिया को यूज़ करा करो। किसी मैं बार बार बोलता हूँ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट यूज़ करो। वो बात अलग है, तुम पे रहा नहीं जाता है, वो तो खैर पुरानी सदियों से वाली बात पुरानी चली आ रही है कि हम लोगों पर रहा ही नहीं जाता है। इसलिए दोस्तों हमारे ना इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बर्बाद हुआ था। आपको दिखाऊंगा आगे कैसे बर्बाद हुआ था। तो डिक्लाइन मतलब दोस्तों क्या होता है? डीके। डिक्लाइन मतलब क्या होता है? डीके मतलब गिर जाना। डिक्लाइन मतलब क्या होता है? डीके, DECAY लिख लो। डिक्लाइन मतलब क्या होता है? DECAY, डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट आइटम। ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टमेटिकली बहुत ही तरीके से डिस्ट्रॉयड इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। उन्होंने बहुत तरीके से उन्होंने हमारी हैंडीक्राफ्ट आइटम को बर्बाद कर दिया, इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया। एंड नो मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस वाज अलाउड। मतलब जो मॉडर्न जो हमारे पास मतलब मॉडर्न मतलब है कि 1947 के बाद की बात हो रही है, या मतलब वो अगर अपनी खुद की भी अगर कोई टेक्नोलॉजी लाना चाह रहे थे इंडिया वाले, तो कह दिया नो मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस वाज अलाउड टू कम अप। मतलब बेटा भारत में ना कोई भी, अगर तुम लोग सोच रहे हो दिमागी खुरापात है, अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है कि हम लोग खुद की मशीन बना लेंगे, बेटा हम लोग लाने ही नहीं देंगे, आपको अलाउ नहीं करेंगे उसके अंदर। अब बेटा कर ले, क्या करेगा? मतलब वो कह रहा है, मतलब गोरे लोग हमसे कह रहे हैं बेटा कर लो, भारतवासियों क्या करोगे तुम लोग? हम तुम्हें अलाउ ही नहीं करेंगे कि तुम कोई मॉडर्न इंडस्ट्री लेकर आओ, हम तुम्हें अलाउ ही नहीं करेंगे। द प्राइमरी मोटिव, क्या मोटिव था गोरे लोगों का? मोटिव क्या था? द प्राइमरी मोटिव ऑफ ब्रिटिश रूल बिहाइंड द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज टू फोल्ड। उसके ना दो आपको फोल्ड आपको दिखाता हूँ, दो पर्सपेक्टिव थे, मतलब दो उसके मुद्दे थे कि उन्होंने क्यों हमारे यहाँ पर इंडिया में इंडस्ट्री लगने नहीं दी और क्यों हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को खत्म कर दिया। देखो पहला, अच्छा क्यों कराओगे? दिमाग लगाओ आप लोग कि सर एक तो इसलिए हैंडीक्राफ्ट को खत्म कर दिया होगा क्योंकि अगर वो हैंडीक्राफ्ट आइटम में ज़्यादा डील करेंगे तो जो रॉ मटेरियल है अपना खुद का यूज़ करेंगे, और हैंडीक्राफ्ट आइटम से उनका पूरी दुनिया में बोलबाला था भारतवासियों का, तो वो रॉ मटेरियल खुद यूज़ कर लेंगे, तो हमारे पास एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। मतलब ये कि ब्रिटिश लोगों को या बाहर के आउटसाइडर लोगों को मतलब वो एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो इंडिया की जो इकोनॉमी है ना वो काफ़ी ग्रो कर जाएगी और हमारा दोस्तों मतलब पत्ता साफ हो जाएगा। पत्ता साफ मतलब ये कि हम दोनों फिर अलग अलग हो जाएंगे, हम दोनों जुदा जुदा, हम दोनों अलग अलग, ऐसे हो जाएंगे ना। तो इसलिए क्या करा उन्होंने, इन हैंडीक्राफ्ट आइटम पे नज़र डाली सबसे पहले कि इसी को बर्बाद कर देंगे। और दूसरा, ये लोग जो ग्रो करने की सोच रहे हैं ना, मतलब भारत की बात कर रहा है वो ग्रो लोग, कि जो ये भारतवासी जो ग्रो करने की सोच रहे हैं ना, इंडस्ट्री लगा लेंगे, बेटा इंडस्ट्री लगाने के लिए दूंगा ही नहीं, अलाउ ही नहीं करूँगा। यहाँ पे लिखा नो मोर इंडस्ट्री वॉज अलाउड, अलाउ करने नहीं दूंगा। देखो ऐसे करेंगे हमारे को बर्बाद। अब देखना कैसे करेंगे हमारे भारतवासी भी, कुछ ना मतलब दिमाग से ना कुछ वैसे भी थे यार, देखना भी तुम। टू गेट, प्राइमरी मोटिव क्या था ब्रिटिश लोगों का? टू गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम द इंडिया से रॉ मटेरियल लेंगे चीप रेट पर। टू बी यूज्ड बाय अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्री इन ब्रिटेन, ब्रिटेन में जो भी अपकमिंग जो भी नए जो मॉडर्न इंडस्ट्री लगाई जाएंगे ना उसमें इस्तेमाल करेंगे। अरे भैया मतलब मेरी बात समझो, वो चाहते थे कि किसी भी तरीके से ना तुम लोग भारत में इंडस्ट्री मत लगाओ, इंडस्ट्री लगाओगे तो तुम लोग खुद ही रॉ मटेरियल को यूज़ कर लोगे, उससे माल बनाओगे और तुम खुद ही में मेड इन इंडिया की मोहर लगा के तुम उसको बेच दोगे। इसीलिए उन लोगों ने क्या करा कि वो चाहते हैं कि इंडिया से ना रॉ मटेरियल हम खरीदेंगे, मतलब इंपोर्ट करवाएंगे,
और बहुत सस्ते दामों में, मतलब हम बहुत ही सस्ते दामों में हम लोग उसको इंपोर्ट करवाएंगे और उसको हम लोग अपने विदेशों में जो भी हमारी टेक्नोलॉजी लग रही है उसमें यूज़ करके ना उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करके हाई रेट में अपना खुद का मतलब मोहर लगा के ना उसको भारत देश में उसको बेचेंगे। ये उनका पहला मोटिव था। दूसरा, टू सेल फिनिश्ड गुड्स ऑफ द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज इन इंडियन मार्केट एट हायर प्राइस। आपको मैं बता चुका हूँ, दो मोटिव थे। पहला, सस्ते दाम में माल को खरीदेंगे और महंगे दाम पे हमारे भारतवासियों को बेचेंगे। टू फोल्ड पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश रूल वाज एनफोर्स्ड टू एंश्योर द मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ द होम कंट्री। वो अपनी होम कंट्री जो भी मतलब जिस देश की बात हो रही है, ब्रिटिश की अगर बात करते हैं तो जो ब्रिटिशियन थे, जो ब्रिटेन था, वो अपनी होम कंट्री को दोस्तों वो ग्रो करवाना चाहते थे, उसको मैक्सिमम एडवांटेज देना चाहते थे। इसलिए दोस्तों उनकी नज़र भारत पर पड़ी कि भारतवासियों में बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल की हमारी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी हो रही है, उसको एक काम करते हैं सस्ते रेट में ना वहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं और अपने ब्रिटेन में मशीनों के सहारे उसको ना फिनिश गुड में कन्वर्ट करके हम लोग उसी भारत देश में अपनी खुद की मोहर लगाकर हाई रेट में बेचेंगे और वो लोग खरीदेंगे भी। और भारत के लोगों ने खरीदा भी था। इसलिए दोस्तों फॉरेन प्रोडक्ट्स आप देख सकते हो, हमारे इंडिया में जितने भी फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं आजकल, कितने सारे हमारे पास फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं। हम लोग कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो बाहर की विदेश की यूज़ करते हैं, जो कि हमें नहीं करनी चाहिए, बट आप लोग करते हो। सर आप भी तो करते होगे भाई, मैंने क्या बोला, ये परंपरा शुरू से चली आ रही है, तो हम लोग भी पीछे नहीं हट सकते हैं, बट कोशिश करनी चाहिए कि हमें बाहर के प्रोडक्ट यूज़ नहीं करने चाहिए। ठीक है, आजकल बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर वो है, स्वैग सा लगा रहता है कि वो चाय पीने के लिए, कॉफ़ी पीने के लिए वहाँ जाते हैं, 400-500 रुपये की कॉफ़ी आती है, वो होती 4-5 रुपये की है, और क्या है वो बक करके, स्टार बक करके कुछ नाम है, वो हमारे भारत का तो नहीं होगा भैया, भारत का होगा ना इतना महंगा नहीं हो सकता था। ठीक है, तो मतलब आप लोग दोस्तों बचो ऐसी जगह से। या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आईफोन वगैरह हो गए, एप्पल वगैरह के हो गए, वन प्लस हो गए, बाहर के विदेश हैं दोस्तों, इससे हमारी इंडियन इकोनॉमी कभी ग्रो नहीं करेगी। आप लोग इसका दोस्तों मतलब इसको यूज़ में लेकर ही मत आओ, या तो जब यूज़ में लेकर आओ जब उसकी प्रोडक्शन हमारे भारत में हो रही है। मेरी बात समझो, इंडस्ट्री हमारे भारत में लगनी चाहिए, हमारे भारत का रॉ मटेरियल हम लोग खुद यूज़ करेंगे, हमारी खुद की मैन पावर होगी, हमारी खुद की लेबर होगी, हमारे यहाँ की खुद की एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, हमारे दोस्त खुद की हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, हमें टैक्स चाहिए, तब तो हमें आईफोन यूज़ करने का अधिकार है। आपको शायद पता होगा, नीचे बताना कमेंट बॉक्स में, आईफोन का सबसे बड़ा शोरूम भारत में भारत में कहाँ खुला है, किस शहर में खुला है, भारत का ऐसा कौन सा शहर है जहाँ पर आईफोन का सबसे बड़ा शोरूम खुला है, और वो किस महाशय का है वो, और उसका किराया कितना है। चलो ये तो खैर बहुत ज़्यादा डिटेलिंग हो जाएगा कि किराया कितना ले रहा है वो बात अलग है, बट आईफोन का शोरूम कहाँ खुला है इंडिया में, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। ये क्वेश्चन जस्ट फॉर नॉलेज क्वेश्चन है, जो आपको लास्ट में 3 क्वेश्चन देने वाला हूँ, वो क्वेश्चन हमारे अलग हैं, जिसके ऊपर मैंने आपके लिए इनाम रखा है। अरे सर बहुत बड़ा इनाम रखा है ना, हम तो सर महल बना लेंगे उस वाले इनाम से, भैया कोई बात नहीं। रीजन फॉर डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है वो क्यों डिक्लाइन होने लगी, धीरे धीरे क्यों बर्बाद होने लगी थी। द मेन रीजन फॉर डिक्लाइन ऑफ इंडियाज रिनोन्ड जो हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्री थी, बहुत दुनिया में जो रिनोन्ड थी, फेमस थी, वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। ये अंग्रेजों ने हमारे इंडिया पे ना ये लगा दी थी डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। सर ये क्या होता है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी? डिस्क्रिमिनेट मतलब होता है भेदभाव करना, टैरिफ मतलब होता है टैक्स, मतलब हमारे पास ऐसा टैक्स लगा दिया, बहुत ज़्यादा भेदभाव वाला टैक्स लगा दिया, बहुत ज़्यादा भेदभाव। मतलब ये कि अगर देखो अंग्रेज लोगों के दिमाग से सोचो आप लोग कि अगर तुम अंग्रेज लोगों की एक्सपेक्टेशन हमारे इंडिया से क्या थी कि रॉ मटेरियल हमारे पास आना चाहिए, रॉ मटेरियल आना चाहिए, तो क्या कर अंग्रेजों ने डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लगा दी कि अगर तुम लोग रॉ मटेरियल हमारे इंडिया में भेजोगे, मतलब हमारे विदेश में अगर भेजोगे, हमारी कंट्री में भेजोगे, जो कि ब्रिटेन थी, हमारे पास भेजोगे, तो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट पे हम तुम्हारे से कोई टैक्स नहीं लेंगे, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट से हम तुम पे कोई टैक्स नहीं लेंगे, और हम लोग हमारी कंट्री में, होम कंट्री में जो कि ब्रिटेन हुआ करती थी, वहाँ पर वो जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देंगे और उसको फिर इंडिया में ही सेल करेंगे। तो सेल करने पर भी, मतलब एक्सपोर्ट करने पर भी हम लोग कोई टैक्स नहीं लेंगे। मतलब तुम लोग भारतवासी वाले टैक्स नहीं लोगे, क्योंकि यार कॉलोनियल गवर्नमेंट में यही हुआ करता था कि जिस कंट्री ने डिसाइड कर लिया कि तुम लोग ऐसा करोगे तो वैसे ही हुआ करता था। तो इम्पोर्ट, रॉ मटेरियल इम्पोर्ट पे कोई टैक्स नहीं देना, एक्सपोर्ट पे कोई टैक्स नहीं देना। उसके बाद दोस्तों इस तरीके से ना, अगर तुम लोगों ने खेती बाड़ी करके ही तो रॉ मटेरियल जनरेट करा जा सकता है। अगर तुम लोग खेती बाड़ी करके उस रॉ मटेरियल से अपना तुम खुद का हैंडीक्राफ्ट बनाओगे, और अगर तुमने उसको विदेश में बेचने की सोची ना, तो तुम पे ना बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देंगे, बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देंगे। भैया बताओ अब गरीब आदमी क्या करे? भैया खेती बाड़ी करके रॉ मटेरियल इकट्ठा करता है, उससे वो एक हैंडीक्राफ्ट आइटम्स बनाता है जिसको विदेशों में सेल करता है। अब क्या बोला अंग्रेजों ने, गोरे लोगों ने, कि अगर तुमने हैंडीक्राफ्ट बनाया और तुमने अगर विदेश में सेल करने की कोशिश करी तो बेटा तुम्हें बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। या तो रॉ मटेरियल आप हमें ही बेच दो, मतलब इसी को ब्रिटेन लोगों को बेच दो बहुत ही कम रेट में, तो क्या करना पड़ेगा भैया बताओ? किसान भाई क्या करेगा? अब ज़्यादा टैक्स तो देगा नहीं, तो रॉ मटेरियल को उन्होंने फिर कहाँ पर बेचना स्टार्ट कर दिया? अंग्रेजों को देना स्टार्ट कर दिया कम रेट में, और जिससे कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हमारी भारत की खुद से बर्बाद हो गई। अब यहाँ पर देख सकते हो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी मतलब होता है कि भेदभाव वाली टैरिफ पॉलिसी। देयर वाज ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया, इंडिया से जो माल भेजोगे बिल्कुल ड्यूटी फ्री है।
और देयर वाज ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ फाइनल गुड्स, अगर तुम फाइनल गुड्स अगर इंपोर्ट करोगे तब भी ड्यूटी फ्री है, हम लोग कोई टैक्स नहीं लगाएंगे अगर ब्रिटिश से इंडिया में लेकर आओगे तो, बट हैवी ड्यूटी लगा देंगे, इम्पोज कर देंगे ऑन एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। अगर आप इंडियन हैंडीक्राफ्ट बेचोगे हमारे भारत देश में या किसी भी देश में तो दोस्तों बहुत बुरी तरीके से ना हम तुम्हारी मतलब समझ रहे हो ना बजा देंगे, इतना रेट लगा देंगे, तो तुम भैया क्यों बजवाओगे ना। एज अ रिजल्ट क्या होगा फिर, इंडियन मार्केट्स क्या हो जाएगी, वर फुल ऑफ फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। जो हमारी इंडियन मार्केट है दोस्तों वो फुल हो जाएगी, किससे फुल हो जाएगी, फिनिश्ड गुड्स। कहाँ के फिनिश्ड गुड्स, ब्रिटेन के फिनिश्ड गुड्स हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा हमारे इंडिया में आ जाएंगे, विच वर लो प्राइस, जो कि बहुत कम रेट में मतलब भारतवासियों को ना जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे ब्रिटेन वाले अदर कंट्री वाले वो हमारे इंडिया में ना बहुत ही लो प्राइस में बेचेंगे, बहुत ही लो प्राइस में। अरे यार एक बात बताओ, तुम खुद की हैंडीक्राफ्ट आइटम बना रहे हो, मतलब भारत में कोई खुद से कारीगरी करके मान लो मेरे पास ये एक रॉ मटेरियल है और एक रॉ मटेरियल मैंने कारीगरी करके मैंने ये बना दिया, सोचो ये बना दिया, अब छोड़ो ना क्या बनाया, ये बना दिया और मैं इंडिया में खुद रॉ मटेरियल मैंने खुद किसान भाई ने यूज़ करा, खुद मैंने इसकी कारीगरी करके मैंने हैंडीक्राफ्ट आइटम से मैंने ये बना दिया और मैं 500 रुपये का बेच रहा हूँ या मैं इसको 2000 रुपये का बेच रहा हूँ, मैं इसको 5000 रुपये का बेच रहा हूँ। और यही चीज़ रॉ मटेरियल अगर मैं बाहर एक्सपोर्ट करता हूँ और एक्सपोर्ट करके वो लोग कुछ कारीगरी करके उसको ये बना देते हैं, मान लो उन्होंने ये बना दिया, अब इसको इंडिया में बेच रहे हैं, ये देखो ये चीज़ है, ये ना ऐसे खड़ा हो जाता है, पेन ऐसे खड़ा हो जाता है, इंडिया में बेच दिया और सिर्फ 100 रुपये का बेच रहे हैं, 200 रुपये का बेच रहे हैं। अरे यही आइटम तुम लोग खुद बनाकर भारत में 5000 की बेच रहे हो और बाहर अगर तुम रॉ मटेरियल बेचते हो तो ब्रिटेन लोग इसको इंडिया में सिर्फ 200 रुपये की बेच रहे हैं, 400-500 रुपये की बेच रहे हैं और तुम लोग 5000 की बेच रहे हो। तो तुम एक बात बताओ, तुम लोग भारतवासी लोग तुम भारत से माल खरीदोगे? जब तुम भारत वाले खुद भारत के सगे नहीं हो तो तुम बाहर के तो सगे हो ही जाओगे ना, फिर सीधी सी बात है। तो फिर यही हुआ था, तो हम लोगों ने दोस्तों हम मतलब जो भी चीज़ खरीद रहे थे बाहर से बहुत ही लो प्राइस में खरीद रहे थे। इससे क्या हुआ, हैंडीक्राफ्ट आइटम बनने बहुत ज़्यादा बंद हो गए, इतने बंद हो गए कि मतलब क्या ही बताऊँ कि इसकी इंडस्ट्री पूरी मार्केट में खत्म हो गई और आपको चल ही नहीं था पता, उस वक्त भारत के लोगों को पता नहीं चल रही थी कि ये इसके पीछे की बहुत बड़ी वजह क्या है। इट लेड मतलब कारण बना, किसका कारण बना, टू डिक्लाइन ऑफ द इंडियन हैंडीक्राफ्ट, उसकी मार्केट पूरी खत्म हो गई, बोथ इन द डोमेस्टिक मार्केट मतलब खुद के भारत में भी उसकी मार्केट खत्म हो गई, एज वेल एज इन द एक्सपोर्ट मार्केट मतलब कि विदेशों में जो उसकी सप्लाई हुआ करती थी, बहुत जो उसका सोने की चिड़िया जिसको कहा करते थे दोस्तों, वो भी ये खत्म होते चले गया। खत्म क्या होते चले गया, खत्म ही हो गया था। क्यों, बाहर बेचोगे हैंडीक्राफ्ट बहुत महंगे रेट बेचना पड़ेगा। तो क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है। सर और क्या दिक्कत हो गई थी सर, और क्या उन्होंने और किस तरीके से बर्बाद करा था, उसका एडवर्स इफेक्ट क्या पड़ा था फिर, मतलब उल्टा। एडवर्स मतलब दोस्तों क्या होता है, उल्टा होता है कि एडवर्सली मतलब हानिकारक तरीके से इस पर क्या इफेक्ट पड़ा था, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में। जब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को खत्म कर दिया था तो एडवर्सली क्या इफेक्ट पड़ा था, जब भी पड़ा था ना एडवर्सली, इसका मतलब होता है कि हानिकारक, मतलब किसी ना किसी कंट्री को या किसी ना किसी पर्सन को ना बहुत लॉस झेलना पड़े। ये वाला वर्ड तब लगाते हैं एडवर्स, कि लॉस टाइप का कुछ इफेक्ट देखने को मिलेगा। डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज एडवर्सली अफेक्टेड, एडवर्सली मतलब हानिकारक तौर से इफेक्ट करा था किसको, हमारी इंडियन इकोनॉमी को। सीधी सी बात है भैया, अगर तुम हैंडीक्राफ्ट आइटम जिसका बोलबाला पूरी दुनिया में था, अगर आप उसी को नहीं बनाओगे, बनाकर आप लोग उसकी मतलब डील नहीं करोगे उसमें दोस्तों, फिर कैसे हमारी इंडियन इकोनॉमी ग्रो करती है उस वक्त 1947 के टाइम की बात कर रहा हूँ। तो क्या होगा, तुम लोग भैया उस चीज़ में डील नहीं करोगे, हैंडीक्राफ्ट आइटम आप लोग बनाओगे नहीं तो भाई तुम खाली पड़े रहोगे। खाली पड़े रहने का मतलब ये कि तुम लोग हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा हमारे भारत देश में, हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। क्यों, तुम लोग उसकी प्रोडक्शन ही नहीं करोगे तो घर में खाली बैठे रहोगे ना, खाली बैठे रहोगे, तुम लोग खुद से बनाओगे नहीं। अरे अच्छा, बनाकर करते भी क्या, बनाकर तुम लोग अगर भारत में बेचोगे तो तुम बहुत महंगे रेट में बेच रहे हो, और अगर तुम उसको एक्सपोर्ट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई टैक्स नहीं है, मतलब हैंडीक्राफ्ट आइटम को बेचोगे तो बहुत बुरी तरीके से टैक्स लगा देंगे। तो तुम बनाकर क्या घर में सजाओगे क्या उसको? तो इसलिए लोगों ने काम करना बंद कर दिया था और दोस्तों इससे पब्लिक घर बैठी रही थी। और एग्रीकल्चर सेक्टर में दोस्तों इन्वॉल्वमेंट, वो चाहते थे कि एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा आपकी इन्वॉल्वमेंट रहे। क्यों, एग्रीकल्चर से ही तो आप लोग रॉ मटेरियल जनरेट करोगे, और रॉ मटेरियल अगर आप लोग बेचोगे बाहर के देशों में, ब्रिटेन वगैरह जैसे देशों में, तो दोस्तों वो ड्यूटी फ्री था, कोई टेंशन थोड़ी नहीं। इसलिए वो चाहते थे आप लोग रॉ मटेरियल ही जनरेट करो, आप लोग इंडस्ट्री लगाओ ही मत भारत में। क्योंकि अगर आप लोग इंडस्ट्री लगा लोगे तो खुद ही रॉ मटेरियल आप यूज़ कर लोगे भारतवासी हो, और खुद ही आप लोग उसको सस्ते दामों में भारत में बेच दोगे और मेड इन इंडिया का नाम लगा दोगे। लेकिन वो क्या चाहते थे, मेड इन चाइना, मेड इन ब्रिटेन, मेड इन ये, मेड इन वो। और दोस्तों यही हुआ था, इसीलिए लोगों ने हमारे ऊपर मतलब गोरे लोगों ने हमारे ऊपर मतलब बहुत बुरी तरीके से राज करा था। बट क्या कर सकते हैं, क्योंकि कॉलोनियल गवर्नमेंट थी तो वो जो कहेंगे हमें वही मानना पड़ता था। हमें क्या यार, और भी न जाने कितनी सारी कंट्रीज थे उनको भी मानना पड़ा था। हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट रिजल्ट क्या हुआ था, इससे अनएम्प्लॉयमेंट हमारी जनरेट होगी थी बहुत मास स्केल पे। सर ये क्या होता है मास, सर ये किसका मास है, सर ये मास, एक मूवी थी ना मास, ये सर ये किचन है, सर किचन नहीं होता, चिकन होता है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं यार, सर वो चिकन है क्या? अरे नहीं भैया, मास मतलब होता बहुत बड़े लेवल पे दोस्तों, बहुत बड़े लेवल पे दोस्तों क्या हुआ था, अनएम्प्लॉयमेंट आ गई थी। और दोस्तों इससे क्या हुआ था, मतलब यहाँ पे पूरा पढ़ी लो फिर, द डिस्प्लेस्ड आर्टिसंस
वो डिस्प्लेस हो गए थे, मतलब अपनी जगह से बदल गए थे, मतलब हट गए थे। कौन? जो भी आर्टिजन थे। असर आर्टिजन कौन होते हैं? जो कारीगर होते हैं, वो बदल गए थे। वर फोर्स्ड, उनको फोर्स करा गया टू टेक अप एग्रीकल्चर में लाने के लिए फॉर देयर लिवलीहुड, अपनी लिवलीहुड में आने के लिए। दोस्तों क्या करें भैया, जीवन जीना है तो उन्हें अपनी आजीविका चलानी है, तो भैया उनको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। फिर वो लोग उनको फोर्सफुली कहा करते थे कि तुम एग्रीकल्चर में आ जाओ और रॉ मटेरियल बनाओ और हमें इम्पोर्ट, मतलब हमें एक्सपोर्ट करो। दिस इंक्रीज्ड द बर्डन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ विलेज, गाँव के जितने भी लोग थे उन पर बर्डन पड़ गया। एंड ओवर क्राउडिंग, और बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग हो गई थी एग्रीकल्चर, मतलब है कि हर कोई अब जो भी देख रहा है एग्रीकल्चर कर रहा है, जो भी देख रहा है एग्रीकल्चर कर रहा है, जो भी कर रहा है एग्रीकल्चर कर रहा है। बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग हो गई थी। उसके बाद इम्पोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, उसके बाद सीधी सी बात है, फिर जब हैंडीक्राफ्ट आइटम्स की इंडस्ट्री हम लोगों ने जो काम था हम लोग खत्म कर दिया था, तो फिर हम लोगों ने दोस्तों क्या करना स्टार्ट कर दिया था, फिनिश्ड गुड्स बाहर से, ब्रिटेन से या किसी भी अदर कंट्री से हम लोगों ने इंपोर्ट करना शुरू कर दिया था। अब यहाँ पर देख सकते हो। अच्छा, इंपोर्ट करना शुरू इसलिए भी कर दिया था यार, एक बात बताओ, जब कोई प्रोडक्ट अगर हम लोग 500 की बना रहे हैं, भारतवासी बनाकर भारत में ही 500 रुपये की चेप रहा है, और वही चीज़ अगर बाहर से हमारे पास 200 रुपये की बन के आ रही है, 100 रुपये की बन के आ रही है, तो दोस्तों आप लोग बाहर से खरीदोगे नहीं खरीदोगे? आप लोग खुद बताओ। सर बिल्कुल खरीदेंगे भाई, हर किसी को पैसा पसंद है, शुरुआत से ही पैसा पसंद है लोगों को। जैसे आप लोगों को आज पैसा पसंद है ना, कमाना, सेव करना, उसको यूज़ करना, उससे मज़े लेना। दोस्तों ये परंपरा बहुत पुरानी चली आ रही है, शुरू से ही मतलब लोगों के अंदर से थी। तो उन्होंने फिर क्या करा था, इंपोर्ट करना शुरू कर दिया था फिनिश्ड गुड्स को। द इंडियन मेड गुड्स थी दोस्तों, कुड नॉट विद स्टैंड द फॉरेन कॉम्पिटिशन। जो हमारी इंडियन मेड गुड्स थी, मतलब जो भी हम लोग हाथ से कारीगरी करके जो भी चीज़ बनाया करते थे, हम लोग उसको विद स्टैंड नहीं कर पाए, मतलब हम लोग उसको स्टैंड नहीं कर पाए। किसके सामने स्टैंड नहीं कर पाए? फॉरेन कॉम्पिटिशन के सामने। फॉरेन कॉम्पिटिशन के सामने हम लोग फेस ही नहीं कर पाएंगे। भैया हम बेच रहे हैं 500 की, वो बेच रहे हैं 100 रुपये की, 50 रुपये की, 20 रुपये की, खरीद लो, आ जाओ खरीद लो। दोस्तों कैसे आप लोग कैसे कंपटीशन फेस करोगे? फिर तुम्हें यार मार्केट खत्म ही करनी पड़ेगी अपनी वाली, और तुम्हें बाहर से तुम्हें इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। ऑफ मशीन मेड चीप गुड्स, इट रिजल्टेड इन द न्यू डिमांड इन इंडियन कंज्यूमर मार्केट। जो हमारी इंडियन जो कंज्यूमर मार्केट थी ना, उसमें एक नई डिमांड देखने को चली। पता अंग्रेजों को चली पता, अच्छा यार ये लोग तो ना हमारे प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने, अंग्रेजों लोगों ने बहुत ज़्यादा मशीनें लगानी स्टार्ट कर दी। उन्होंने मशीनें हमारे भारत में नहीं बेची। अगर उनको चल गया ना पता भारत में मशीनें आ रही हैं, तो बेटा भारतवासी हमारे पास शुरू में, हमारे पास दिमाग ना शुरू से दिमाग था हमारे पास। भाई वो बात अलग है, हम लोग गुलाम थे इसलिए हम लोग कुछ कर नहीं पाए थे, लेकिन दिमाग हमारे पास शुरू में था। अगर हमारे पास एक मशीन में आए थे ना, उस एक मशीन से हम लोग कितनी मशीनें बना देते। और ये जो फिनिश गुड्स हमें जो हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा था ना, हम लोग इंपोर्ट तो बहुत दूर की बात है, हम लोग अपना रॉ मटेरियल भी सेंड नहीं करते उनके पास, एक्सपोर्ट तक नहीं करते। बट क्या करें, इंसान जब पैरों के तले दब जाता है दोस्तों, फिर वो बहुत ज़्यादा उसको झुक के रहना पड़ता है। और ये हमारे आज भी ऐसा हो रहा है, हमारे मतलब कई देशों में ऐसा हो रहा है कि इंसान पैरों तले दब जाता है, वो एक्शन नहीं ले पाता है, ऊपर से मतलब लोग दबा देते हैं। ये चीज़ें बट आज भी चल रही हैं, बट कोई बात नहीं, ठीक है, उस चीज़ पर हम लोग बात नहीं करेंगे। इट रिजल्टेड इन द न्यू डिमांड इन इंडियन कॉम्पिटिशन। जो कंज्यूमर मार्केट थी, बहुत ज़्यादा डिमांड एक देखने को मिली कि भाई भारत के लोग बाहर के विदेशों के आइटम बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, विच वॉज नॉट फुलफिल्ड थ्रू लोकली मेड गुड्स। जो लोकली जो हम लोग आइटम बना रहे हैं वो उसको पूरा नहीं कर पा रहा है। भाई वो महंगा देगा तो कैसे खरीदेगा। रादर दिस डिमांड वॉज प्रॉफिटेबली मेट बाय इंक्रीजिंग इंपोर्ट्स। अब इससे क्या हुआ दोस्तों, हमारा इंपोर्ट बढ़ते चले गया। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन में माल बना और हम लोगों ने इंपोर्ट करते चले गए, और अपने मतलब देश को हम लोगों ने दोस्तों खुद ही तबाह कर दिया। अरे जब तुम लोग रॉ मटेरियल को, जब तुम लोग, भाई मैं वैसे ही मैं एक थोड़ा सा कमेंट दे रहा हूँ, जब मतलब उस वक्त के लोग जब रॉ मटेरियल से, ठीक है, आप हैंडीक्राफ्ट आइटम में डील नहीं करना चाहते थे, तुम्हें पता हम लोग बना रहे हैं, हम थोड़ा महंगा बना रहे हैं और भारत के लोग उसको नहीं खरीद रहे हैं, तो तुम रॉ मटेरियल को दोस्तों, रॉ मटेरियल को आप लोग एक्सपोर्ट भी मत करते। रॉ मटेरियल, अब आप कहोगे सर रॉ मटेरियल से तो सर हम लोग अगर एक्सपोर्ट करते, हमारे पास पैसा आता, हम लोग अपनी लिवलीहुड को चलाते। अरे भैया लिवलीहुड तुम्हारे पास पहले नहीं चल रही थी क्या? बताओ, आपकी जो लिवलीहुड है आपकी 1757 से पहले, 1757 से पहले क्या आपकी लिवलीहुड नहीं चल रही थी क्या? जब उन्होंने हमारे भारत देश में नज़र नहीं डाली थी तभी तो चल रही थी। बताओ, तो तुम उसको एक्सपोर्ट नहीं करते। पर सर एक्सपोर्ट भी तो करना था, क्योंकि सर कोई टैक्स नहीं था, टैक्स फ्री कर रखा था। और सर ज़्यादा अगर तुम लोग हमारे पास रॉ मटेरियल भेजोगे, हम तुम्हें ज़्यादा पैसा देंगे। बीच में हमारे पास ज़मींदार लोग आ गए थे कि अगर सर हम अपनी प्रोडक्शन करके अगर हम लोग ज़मींदार को नहीं बेचेंगे तो ज़मींदार हमसे बुरी तरीके से कोड़ों की मार मारता। तो भैया यही वजह थी, हमारे भारतवासी लोग ना दबे चले गए थे, क्योंकि अगर तुम प्रोडक्शन करके बाहर नहीं बेचोगे तो बीच में जमींदारी सिस्टम था, वो फिर आपको कोड़े से मार मार के आपसे मतलब चीज़ें ले लिया करता था। वो बात अलग है, तुम्हें उस मेहनत की भरपाई दिया करता था, लेकिन तुम्हें ज़बरदस्ती काम करना ही पड़ता था, मतलब करना ही पड़ता था, कोई तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं हुआ करता था। ठीक है, उसका 3 पॉइंट और दोस्तों ये और देख लेते फटाफट से। ये थोड़ा सा कैमरा हिल जा रहा है बीच बीच में, तो मैं माफ़ी चाहूँगा उस चीज़ के लिए, या तो मैं सही कर देता हूँ इसको। 1 मिनट रुक जाओ, मैं इसको सही कर देता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ बस। ओहो 1 मिनट हो जाएगा इस बस। अब शायद नहीं लेगा, ठीक है चलो। लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। हमारे दोस्तों इंडिया में ना जो ब्रिटेन कंट्री थी, हमारे यहाँ पर ना
कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री दोस्तों लगने नहीं थी, मतलब कमी थी हमारे यहाँ, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़ की कमी थी। कैपिटल गुड्स मतलब होता है कि जो मशीनें होती हैं, जो बड़ी बड़ी जैसे फिक्स्ड एसेट्स नेचर की जो आइटम्स होती हैं दोस्तों, उससे बोलते हैं कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। हमारे यहाँ पर दोस्तों उन सब चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी थी, तो जिसकी वजह से दोस्तों बहुत दिक्कत हो गई थी, तो बहुत ज़्यादा कमी थी। कमी क्या, एक आध मशीनें हुआ करती थी भारत में, बहुत ही ज़्यादा कम हुआ करती थी, और जितनी भी कम हुआ करती थी, अब बेटा तुम कितने प्रोडक्शन कर लो, हम मतलब तुम्हारी मशीनों को बर्बाद कर देंगे, ऐसा अंग्रेज लोग कहा करते थे। और एक आध मशीनें ही हुआ करती थी यार, ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। उस वक्त की बात है हमारे इंडिया में, जब 47 मतलब उसकी बात हो, सिर्फ जब अंग्रेज लोग, हम लोग गोदाम कह रहा हूँ, गुलाम थे हम लोग, ठीक है। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री रेफर्स टू दोज इंडस्ट्रीज विच कैन प्रोड्यूस मशीन टूल्स। जो कैपिटल गुड्स थे दोस्तों, ये खुद से मशीनें बना सकती थी, इसलिए अंग्रेजों को पता था कि अगर हम लोगों ने एक दो मशीनें भी अगर हमने भारत में बेच देना, बेटा ये लोग में इतना दिमाग है ना कि खुद से अपने टूल वगैरह बनाना स्टार्ट कर देंगे, और एक टूल से दो टूल, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसा करते चले जाएंगे। आपने वाली मूवी देखी रोबोट में एक रोबोट ने कितने सारे रोबोट बना दिए थे, तो वैसे ही ये भारतवासी कर देंगे, और भैया हम लोगों को ना मतलब इस गेम से ना बाहर निकाल देंगे। तो विच आर इन टर्न यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग आर्टिकल्स फॉर द करंट कंजम्पशन, ठीक है। तो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल देयर वाज हार्डली एनी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। ब्रिटिश रूल में ना हमारे पास बहुत ही हार्डली लिखा है, हार्डली मतलब बहुत ही रेयर था कि हमारे पास कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री हुआ करती थी, टू प्रमोट फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, कि हम लोग अपने इंडिया को प्रमोट करेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। अब करोगे तो जब तुम्हारे पास मशीनें होंगी, तो लिखा ना हार्डली, बहुत ही कम हुआ करती थी, ना के बराबर हुआ करती थी, और होती भी थी। तो मतलब वो ब्रिटिश जो लोग थे, जो हम लोग जिनके तले के जो गुलाम थे, तो ज़्यादा हम लोगों ने मशीनों को यूज़ भी ना कर पाते थे। British rulers did not pay any attention for their promotion as they always wanted Indians to be dependent on Britain। जो ब्रिटिश लोग थे ना, वो हम लोगों पर ज़्यादा अटेंशन दिया ही नहीं करते थे। वो चाहते थे कि हम लोग इंडियंस को गुलाम बनाए रखेंगे और ब्रिटेन के ऊपर ना डिपेंडेंट रहेंगे भारतवासी लोग। फॉर द सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स, के जितने भी कैपिटल गुड्स है ना, मतलब जो कैपिटल गुड्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सिर्फ ब्रिटेन में होगी या अदर कंट्री में होगी। वैसे ब्रिटेन की बात करो तो ब्रिटेन की बात करो, जो कैपिटल गुड्स की जो इंडस्ट्री है दोस्तों, वो सिर्फ ब्रिटेन में बनेंगी मशीन है, और ब्रिटेन से ही ये लोग खरीद सकते हैं भारतवासी लोग। एंड हैवी इक्विपमेंट, जितनी भी हैवी इक्विपमेंट है, अगर भारतवासी को खरीदना है या किसी भी कंट्री को खरीदना है ब्रिटेन से, तो वो ब्रिटेन में ही बनेंगी मशीनें, और ब्रिटेन से ही लेनी पड़ेंगी। और वो भैया ब्रिटेन वाला क्यों बेचेगा तुम्हें, दिमाग लगाओ। अगर ब्रिटेन वाले ने अगर तुम्हें एक मशीन बेच दी, तो ब्रिटेन वालों को पता था कि भारतवासियों में इतना दिमाग है, अगर हमने इनको एक मशीन बेच देना, तो उस एक मशीन से इतनी मशीनें बना देंगे ना कि भैया हमारी तलवार से हमें हमारी गर्दन काट देंगे। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि वो चाहते थे ब्रिटेन लोग कि हम पे इंडियन लोग डिपेंडेंट रहें, और कैपिटल गुड्स की सप्लाई हम लोगों से मांगे। अब एक बात बताओ, ठीक है, उन लोगों ने ये वाली बात बोल दी क्योंकि ब्रिटेन लोग बुरा नहीं बनना चाहते अदर कंट्रीज से के नज़रों में, इसलिए ब्रिटेन लोग बोल दिया था कि ठीक है, हम तुम्हें बेच देंगे, हम तुम्हें सप्लाई करेंगे, लेकिन तुम्हें हमसे सप्लाई करनी, हमें तुमसे ना लेनी पड़ेगी। अब ब्रिटेन ने क्या करा, दिमाग लगाया कि हम इतने रेट कर देंगे, इतना एक्सपोर्ट पे, इतना मतलब मशीन के जैसे तुम लोग इंपोर्ट करोगे अदर कंट्रीज वगैरह, अगर ब्रिटेन से कोई मशीन इंपोर्ट करेगी तो एक्सपोर्ट पे इतना टैक्स लगा देंगे ना, और मशीन के इतने रेट बढ़ा देंगे कि तुम लोग वैसे नहीं खरीद पाओगे। खरीद लो, कितना खरीदोगे अब, और फिर तुम्हें चल जाएगी पता, अरे यार मेरे मशीन की इतनी कॉस्ट आ रही है, अगर मैं किसी चीज़ की प्रोडक्शन करूंगा तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इतनी महंगी हो जाएगी कि तुम्हें भैया अदर कंट्री से ना इंपोर्ट ही करना पड़ेगा फिनिश्ड गुड्स। मेरी बात समझो, जो मैंने लाइनें बोली थी अभी लास्ट में, आपको समझ में आ रही है कि अगर मैं किसी प्रोडक्ट को आपको बहुत हाई रेट में बेच रहा हूँ, और अगर तुम उससे प्रोडक्शन करोगे, और लिमिटेड प्रोडक्शन होती है, एक सिलेक्टेड किसी मशीन से ना लिमिटेड प्रोडक्शन होती है, ये नहीं कि आप अनगिनत कितनी प्रोडक्शन कर लोगे, ऐसा नहीं होता। एक लिमिटेड प्रोडक्शन होती है किसी मशीन से। तो अगर तुम्हें इतनी महंगी मशीन पड़ेगी, मान लो कोई मशीन एक करोड़ की है और वो तुम्हें दे रही है 100 करोड़ की दे रही है, तो एक बात बताओ, उससे अगर तुम प्रोडक्शन करोगे तो उससे जो तुम आउटपुट बनाओगे तो महंगा पड़ेगा सस्ता पड़ेगा? सर महंगा पड़ेगा, और महंगा पड़ेगा तो भारतवासी लोग खरीद लेंगे उसे। वो फिर भारतवासी बोलेंगे कि अरे यार, फिर वही वाली बात आ गई, एक टी शर्ट यार जो 500 रुपये की दे रहा भारतवासी मशीन से बनाकर, वही टी शर्ट यार हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं 200 रुपये की। अब मेरी बात समझ में आ रही है? तो तुम यार मशीन खरीद के भी क्या उखाड़ लेते, बताओ? कुछ नहीं उखाड़ सकते थे। तो अगला, जो हमारे पास मशीनें ही नहीं है, हम लोग कुछ काम ही नहीं करा करते थे, हम लोग सिर्फ खेती बाड़ी पे दोबारा से डिपेंडेंट होने स्टार्ट हो गए थे, तो हमारा जीडीपी में, हमारा जीडीपी मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में दोस्तों, हमारा कंट्रीब्यूशन भी बिल्कुल जीरो था, लो के बराबर था। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब होता है कि पूरे भारत में जितने भी किसी भी प्रोडक्ट की अगर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मान लो मैंने पूरे भारत भर के लोगों ने मिलकर इस पेन की अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, इस वाले पेन की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, और ये वाला पेन पूरे भारत भर में अगर 1 लाख पेन बनाए हैं लोगों ने मिलकर, 1 लाख पेन बनाए हैं, 10 रुपये का पेन है, तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो गया दोस्तों? ये 10 लाख रुपए की दोस्तों प्रोडक्शन, इसे बोलते हैं जीडीपी। 10 लाख रुपए की हमारी क्या होगी? जीडीपी। हालांकि मैं जीडीपी के बारे में आपको बाद में सिखाऊंगा कि ये आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स सिखाऊंगा ना, जब बताऊंगा कि नेशनल इनकम वाले चैप्टर में कि जीडीपी का प्रॉपर मतलब क्या है। बहुत डिटेलिंग में आपको चैप्टर कराऊंगा, बहुत डिटेलिंग में आपको ना इस चैप्टर से प्यार हो जाएगा जीडीपी वाले से, ठीक है, नेशनल इनकम वाले से। चलो, तो हमारा इंडिया में दोस्तों कोई कंट्रीब्यूशन हमारा मतलब जीडीपी में, देश की जीडीपी में दोस्तों
हमारा कोई कंट्रीब्यूशन, मतलब हमारा मतलब है कि इंडस्ट्री का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। हमारा का मतलब इंडस्ट्री की बात हो रही है हर बार, ठीक है ना, याद रखना। इंडस्ट्री का जीडीपी में कोई ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं था, बहुत ही कम था, लोगों के बराबर था। द ग्रोथ रेट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी रिमेन्स वेरी स्मॉल, बहुत ज़्यादा छोटा सा रह गया था। बात करते हैं अगला, लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। जब भी बात आती है पब्लिक सेक्टर की, याद रखना इकोनॉमिक्स में जब भी बात आई पब्लिक सेक्टर की, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? गवर्नमेंट की बात हो रही है। गवर्नमेंट का हमारे इंडिया में दोस्तों बहुत ही लिमिटेड रोल हुआ करता था, बहुत ही लिमिटेड रोल। यार गवर्नमेंट अगर हमें सपोर्ट करती तो एक बात बताओ, हम लोग यार शोषण के प्रति हम लोग मारे जाते, हमारा इतना एक्सप्लॉयटेशन होता नहीं होता ना। तो बहुत ही गवर्नमेंट का हमारे प्रति, मतलब भारतवासियों के प्रति ना बहुत ज़्यादा, बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही कम रोल था, बहुत ही कम, इतना कम कि क्या बताऊं। और यहाँ पर जो बात हो रही है ना पब्लिक सेक्टर की, यहाँ पर ये कि जो कॉलोनियल जो गवर्नमेंट है दोस्तों, उसकी बात हो रही है, जिसका हमारे ऊपर डोमिनेंट था, जिसका हमारे ऊपर प्रभुत्व था, जिसका हमारे ऊपर एक पावर थी, उसकी बात हो रही है कि उसका हमारे ऊपर ना बहुत ही लिमिटेड रोल था। मतलब हमारी अगर वो भलाई चाहते भी थे ना, तो कुछ ऐसे इंडस्ट्री में चाहते थे कि जिसका फायदा अल्टीमेट उन्हीं को मिलेगा। देखना भी देखना, द लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर वॉज ऑल्सो अ सिग्निफिकेंट, मतलब इंपॉर्टेंट रीजन था फॉर ड्रॉबैक। ड्रॉबैक मतलब कमी, ड्रॉबैक मतलब कमी, सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट। मतलब जो लिमिटेड एरिया था ऑपरेशन का, पब्लिक सेक्टर का, जो गवर्नमेंट थी उसका बहुत ही, मतलब जो भी काम करा करती थी हमारे भारतवासियों के लिए, वो उसका जो भी, अगर हमारे भारतवासी में अगर कुछ भी, अगर इंडस्ट्री लगाई जा रही है, कुछ भी लगाई जा रही है ना, तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हुआ करता था। किसके लिए? विदेश कह रहा हूँ, ब्रिटिश लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हुआ करता था। द पब्लिक सेक्टर रिमेंड कन्फाइंड। सर ये कन्फाइंड क्या होता है? कन्फाइंड मतलब होता है दोस्तों सीमित। कन्फाइंड मतलब क्या होता है? सीमित। जो पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट थी कॉलोनियल जो सरकार थी दोस्तों, वो रिमेंड कन्फाइंड मतलब सीमित थी ओनली टू द रेलवे, कि चलो ठीक है यार, हम इंडिया में थोड़ी सी रेलवे की प्रोडक्शन कर देंगे, थोड़ी सी पावर जनरेशन की प्रोडक्शन कर देंगे, थोड़ी सी कम्युनिकेशन के ऊपर थोड़ा सा काम कर देंगे, कुछ पोर्ट्स वगैरह, कुछ बंदरगाह वगैरह बनवा देंगे। अरे भैया हमें पता है तुम बंदरगाह क्यों बनवा रहे हो, तुम बंदरगाह बनवाओगे तभी तो इंडिया से रॉ मटेरियल हमारे पास इंपोर्ट करवाओगे, हम लोग एक्सपोर्ट करें, तुम लोग इंपोर्ट करवाओगे, और शिप्स में जाएगा माल, इसलिए तुमने पोर्ट बनवाया। तुमने कम्युनिकेशन, तुमने क्यों, मतलब इसके ऊपर तुमने क्यों काम करना स्टार्ट करा? क्योंकि विदेश के लोग तुमसे डायरेक्ट बात कर पाएंगे। तुमने क्यों पावर जनरेशन के ऊपर काम करा? पावर जनरेशन के ऊपर इसलिए काम करा क्योंकि अगर पावर जनरेशन होगी तुम्हारे पास, जैसे एग्रीकल्चर वालों के लिए क्या होता है ना, पानी चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी करने के लिए पानी चाहिए होता है। तो इस पावर जनरेशन से आपके पास बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा है, कि पानी की मात्रा तुम्हारे पास कोई कमी नहीं रहेगी, तो तुम ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाओगे। अरे भैया रेलवे तुमने क्यों करवाया? रेलवे इसलिए करवाया कि कभी बार अगर पोर्ट बंद हुआ, कभी बार शिप्स नहीं चल रहा, किसी मौसम वगैरह खराब हो गया, तो रेलवे से तुम लोग हमारे पास माल बेच दोगे। देख रहे हो, जो भी काम करा था अपने सुविधा के लिए, अपने फायदे के लिए करा था कॉलोनियल गवर्नमेंट ने। एंड अदर जो भी कुछ डिपार्टमेंटल कोई भी, मतलब अगर कुछ काम लिए जा रहे हैं, कोई गवर्नमेंट से जुड़े, तो दोस्तों वो सब अपने फायदे के लिए क्या करते थे, ठीक है ना। तो फाइनली इट कैन बी कंक्लूडेड, अगर सारा मैं निचोड़ बताऊं तो ये कह रहा है कि दैट इंडिया रिमेन्ड बैकवर्ड, इंडिया पीछे रह गया था इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर में ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ठीक है, चलो ये हम लोगों ने 5 पॉइंट सीखे थे अभी इंडस्ट्रियल सेक्टर में ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल की बात हो रही है। ब्रिटिश रूल की बात, मतलब ब्रिटिश रूल के अंदर की बात हो रही है। 1947 के बाद क्या हुआ था दोस्तों, वो अभी आपको थोड़ा सा बताने वाला हूँ। ये ब्रिटिश रूल के अंदर सारी बातें आपको जो बताई ना, ब्रिटिश रूल दोस्तों गवर्नमेंट, कॉलोनियल गवर्नमेंट के अंदर बात हुई है ये, ठीक है ना। 1947 के बाद हम लोगों ने धीरे धीरे अपने आप को अपग्रेड करना शुरू कर दिया था। तो ये ब्रिटिश रूल के अंदर दोस्तों हमारे पास 5 पॉइंट आए थे। पहला, उन लोगों ने हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को खत्म करना शुरू कर दिया था। दूसरा, उसका बहुत बुरी तरीके से हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आया था। अगला, हमारे इंडिया में उन्होंने कैपिटल गुड्स लगने ही नहीं दिए। फोर्थ, जब कैपिटल गुड्स हमारे पास नहीं है तो तुम जीडीपी में कैसे कंट्रीब्यूट कर दोगे हमारे भारत की जीडीपी में? बिल्कुल हमारा कंट्रीब्यूशन जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का था बहुत ज़्यादा कम था। और दोस्तों लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, दोस्तों मतलब जो गवर्नमेंट थी, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, उसका हमारे मतलब इंडिया के ऊपर जो रोल था दोस्तों बहुत ही लिमिटेड था। और जो भी लिमिटेड था आपने देख लिया, अपने फायदे के लिए था, अपने फायदे के लिए था। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको 1-2 पॉइंट खुद से करवाता हूँ, उसके बाद हमारे पास थोड़ा सा ये वाला पोर्शन, थोड़ा सा ये वाला पोर्शन रह जाता है। हालांकि इसमें कुछ है नहीं, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा बताता हूँ, अपना खुद से आपको लिखवाता हूँ कि 1947 जब हमारा देश आज़ाद हो गया था, तो गवर्नमेंट जो हमारी खुद की, जो हमारी सरकार थी, भारत सरकार थी, तो उन्होंने सबसे पहले क्या फैसला लिया था? बताओ क्या लिया होगा? कि हम लोग बेटा अपनी इंडस्ट्री को आगे लेकर जाएंगे, अपनी इंडस्ट्री को आगे लेकर जाएंगे, सबसे पहले मशीनें लगाएंगे, ये तो फैसला लिया होगा। तो दोस्तों आप एक काम करो, यहाँ पर एक बात बताओ आप लोग, हमारे यहाँ पर इंडिया में सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन हुआ करती थी, हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन हुआ करती थी, किस चीज़ की हुआ करती थी? सर हमारे पास कॉटन की, हमारे पास जूट की, इन सब की हुआ करती थी। और एक आध अगर और लो तो आप ले सकते हो इंडिगो वगैरह, इसकी जो हमारे पास प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ करती है। सर ये क्या होता है इंडिगो? नील मतलब जो आप लोग जानते हो नील क्या होती है, ठीक है ना। तो कॉटन की, जूट की, इंडिगो की हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ करती है। अब दोस्तों होता क्या है ना यार, कि अगर हमें किसी कंट्री को या किसी भी चीज़ को हमें ग्रो करना है, तो सबसे पहले ना हमें, आपको ना एक लाइफ लेसन दे रहा हूँ, हमें उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए जो हमारे पास सबसे ज़्यादा है। याद रखना, अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हो
तो आपको लग रहा है कि यार पेपर बहुत पास आ रहे हैं, 3-4 दिन रह गए हैं और यार मैं तो यार अकाउंट्स के या इकोनॉमिक्स के या बिजनेस स्टडीज़ के यार सिर्फ 200 रुपये 4 या 5 चैप्टर हमारे पास आते हैं यार, मतलब ज़्यादा जानकारी आपको है नहीं। दोस्तों आप ना उन 4-5 चैप्टर पे बहुत ज़्यादा फोकस करना, जो आपको ज़्यादा आता है ना आप ज़्यादा फोकस उस पर करो। तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले यही करा, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने 1947 के बाद, देश आज़ाद होने के बाद, कि जिस चीज़ में हमारी ज़्यादा प्रोडक्शन थी, कॉटन में थी, जूट में थी, इंडिगो में थी, कोल माइंस, मतलब इनकी प्रोडक्शन हमारे पास बहुत ज़्यादा थी, तो इन्होंने सबसे पहले इस पर उन्होंने ध्यान देना शुरू करा, सबसे पहले इस पर ध्यान दिया। फिर धीरे धीरे इन्होंने अपने आप को अपग्रेड करा कि चलो ये काम करते, थोड़ा सा लोहे वगैरह में, स्टील वगैरह में थोड़ी सी हम लोग अपने आप को डाल लेते हैं, मतलब आयरन वगैरह में इन्होंने डालना स्टार्ट करा अपने आप को, स्टील वगैरह में इन्होंने अपने आप को डालना शुरू करा। उसके बाद धीरे धीरे और थोड़ा टाइम लगा कि यार चलो ठीक है, हमारे को और इंडस्ट्री लगानी चाहिए, और काफ़ी इंडस्ट्री, यार एक बार में सारी इंडस्ट्री तो लगा नहीं सकते, आप लोग इसकी लगा दोगे इंडस्ट्री, इसकी लगा दोगे, इसकी लगा दोगे, इसकी लगा दोगे, धीरे धीरे करके आपने इसकी लगा दी, फिर आप धीरे धीरे ग्रो करोगे। फिर इसके बाद सबसे पहले इनकी इंडस्ट्री लगी थी, फिर आयरन स्टील की लगी थी, उसके बाद आपको शुगर वगैरह, मतलब ये गन्ना वगैरह की इंडस्ट्री होनी चाहिए हमारे पास, सीमेंट वगैरह हमारे भारत के खुद के बनने चाहिए, इसकी इंडस्ट्री होनी चाहिए, पेपर वगैरह हमारा खुद का बनना चाहिए। तो दोस्तों इन सब की इंडस्ट्री गवर्नमेंट ने सबसे पहले इन पे काम करा था, कॉटन, जूट, इंडिगो, कोल माइंस वगैरह, फिर आयरन स्टील वगैरह, फिर शुगर, सीमेंट वगैरह, पेपर वगैरह, इन पे काम करना शुरू कर दिया था। ठीक है, अब एक पेज पलट रहा हूँ आपको दोस्तों, मैं ये जो आपको सारी बातें लिखवाई हैं मैं थोड़ा सा ना समराइज़ करके आपको बताना चाहता हूँ। तो इसको मैं समराइज़ कराऊंगा आपको पेज को इस फॉर्म में, लैंडस्केप फॉर्म में मैं पूरे पेज को ले रहा हूँ। ठीक है, लैंडस्केप फॉर्म में मैंने पूरे पेज को ले लिया है, थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो। मेरे साथ साथ आप लोग लिखो कि जो हमारा यहाँ पर सेट कर लेता हूँ पहले, जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था दोस्तों, मैं इसको ना 2 भाग में बांट सकता हूँ। मतलब कह सकते हो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को मैं 2 तरीके से बांट सकता हूँ। एक हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, कैसे मतलब इसको ख़त्म करा, तो हम लोगों ने ये सीखा। दूसरा अगर मैं इसको बांटूँ तो एक 1947 के बाद इन लोगों ने फिर मॉडर्न इंडस्ट्री पे काम करना शुरू कर दिया था। मॉडर्न इंडस्ट्री मतलब कि खुद की इंडस्ट्री पे इन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। पहले बात करते हैं हम लोग हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के ऊपर कि कैसे हमारा ये बर्बाद हुआ था और कैसे हम लोगों ने इस पे काम करना शुरू कर दिया था। हालांकि ये हम लोग चाहते तो उस ब्रिटिश टाइम में हम लोग इसको बना सकते थे, लेकिन क्या करें यार, वो लोग हमें परमिशन नहीं दे रहे थे या बहुत ज़्यादा हमें पैरों तले दबा दिया था, तो हम लोग इस पर काम नहीं कर पा रहे थे। पहले इसकी बात करते हैं, ये बर्बाद कैसे हुआ था, बताओ फटाफट से। पहले बर्बाद कैसे हुआ था ये कि इन्होंने दोस्तों एक पॉलिसी लाई थी ना, क्या था यार नाम, एक मिनट रुक जाओ दोस्तों, ये रहा, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, उन्होंने सबसे पहले इसको लेकर आए थे। ठीक है ना, कि भैया आप लोग अगर रॉ मटेरियल हमें भेजोगे तो कोई टैक्स नहीं देना, बहुत मतलब देना ही नहीं, बिल्कुल फ्री कर दिया। और अगर हम लोगों से तुम लोग फिनिश गुड्स इंपोर्ट करवाओगे तो भी टैक्स नहीं देना, लेकिन अगर तुम लोगों ने अपने हैंडीक्राफ्ट आइटम हमें बेचे ना, इतना टैक्स लगा दूंगा ना कि तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा, उन्होंने बोल दिया था। उसके बाद अगर तुम लोग, अगर हम लोगों से फिनिश गुड्स खरीदोगे, गोरे लोगों से खरीदोगे तो बहुत कम रेट में खरीदोगे, तो लिखो लो प्राइज्ड मशीन मेड गुड्स। अगर तुम मशीन मेड गुड्स अगर हमारे इंडिया से, हमारे मतलब विदेशों से या किसी भी मतलब कॉलोनियल गवर्नमेंट से अगर आप लोग खरीदोगे तो बहुत ही लो प्राइस में देना पड़ेगा, जिसकी वजह से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री भी बर्बाद हो गई थी। अगला लिखो, मतलब हमारे जो किसान भाई बहन थे उनका जो मनोबल था वो भी गिर गया था, तो फॉल इन इनकरेजमेंट लिखो, फॉल इन एनकरेजमेंट टू इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, मतलब जो मनोबल था दोस्तों वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़त्म कर दिया था। उसके बाद आप लोग यहाँ पर फोर्थ लिखो, हमारी भी एक कमी थी जो कि हमारी खुद की जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस दोस्तों, वो हमारी काफ़ी ज़्यादा बदल गई थी लोगों की, जिसकी वजह से हम लोगों ने अपनी इंडस्ट्री को खुद से भी बर्बाद कर दिया था। तो 4 पॉइंट याद रखना कि उन्होंने एक पॉलिसी ले आए थे टैक्स वाली, दूसरी उन्होंने खुद के माल को बना कर मतलब हमारे इंडिया में काफ़ी रेट में कम में बेचा, तो लोगों को पसंद आया कि बहुत कम रेट में मिल रहा है, और हमारे लोगों का मनोबल टूट गया था, और क्योंकि उनका टेस्ट बदल गया था, बात करते हैं मॉडर्न इंडस्ट्री की। मॉडर्न इंडस्ट्री में दोस्तों सबसे पहला पॉइंट दोस्तों आपको सीखना है, पहले सीखना है और फिर आपको समझना है। सर क्या है लॉपसाइडेड, सर ये कैसा वर्ड है लॉपसाइडेड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री,
इंडस्ट्री। लोप साइडेड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री। दोस्तों मॉडर्न टेक्नोलॉजी अगर बात करते हैं, जब हमारा देश आज़ाद हो गया था 1947 में दोस्तों, तो लोप साइडेड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री थी। हमारी जो इंडस्ट्री की जो ग्रोथ थी ना, इंडस्ट्री लेवल की बात करते हैं तो वो लोप साइडेड थी। सर लोप साइडेड मतलब है कि आप शुरुआती स्टेज पे एकदम से ना बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में ना काम नहीं कर सकते। तुम्हारे पास ना तो पैसा है, ना तुम्हारे पास मैन पावर है, ना तुम्हारे पास स्किल्स हैं, और ना तुम्हारे पास कोई ऐसी मतलब कोई पॉलिसीज़ की तुम्हारे पास कोई मतलब लीगल कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, तो तुम लॉप साइडेड काम कर सकते हो। भाई किसी चीज़ का तुम्हारे पास काम करने का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है तो तुम उस इंडस्ट्री पे काम करो, किसी में नहीं है तो तुम उस काम को कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी थी जिनमें आप काम कर ही नहीं सकते थे, और बहुत ही नाम मात्र ऐसी इंडस्ट्री थी जिनमें आप काम कर सकते थे। तो इसे बोलते हैं लॉप साइडेड, मतलब कि किसी में आप बहुत ज़्यादा काम कर सकते हो, किसी में आप काम ही नहीं कर सकते। उसे बोलते हैं लॉप साइडेड, मतलब ग्रोथ हमारी जो ग्रोथ थी ना लॉप साइडेड थी, कि किसी इंडस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ थी और किसी में हमारी थी ही नहीं। और वैसे भी धीरे धीरे हम लोग काम करते थे। तो आपको जैसे कि पता है ज़्यादा सबसे ज़्यादा ग्रोथ किस में थी हमारी, कॉटन में थी, ठीक है ना, जूट में थी, कोल माइंस में थी, जो कि मैंने आपको पहले लिखवा रखे हैं। इन सब में हमारी बहुत ज़्यादा ग्रोथ थी, तो इस पे काम करा था। और किन में हमारी नहीं थी, जो कि बाद में हम लोगों ने धीरे धीरे करके काम करा। जैसे आप लोग जानते हो, हम लोगों ने आयरन स्टील पे हम लोगों ने धीरे धीरे काम करना स्टार्ट करा। उसके बाद शुगर वगैरह पे, सीमेंट वगैरह पे, पेपर वगैरह पे, शुगर वगैरह पे, पेपर वगैरह पे, सीमेंट वगैरह पे हम लोगों ने धीरे धीरे काम करना स्टार्ट करा। तो इसे बोलते हैं लॉप साइडेड ग्रोथ। ठीक है, अगला हमारे पास कैपिटल गुड्स भी नहीं थे, हमारे पास ज़्यादा मशीनें भी तो नहीं थी ना, तो जिसकी वजह से हमारी जो मॉडर्न इंडस्ट्री थी अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रही थी। तो आप यहाँ पर लिखो लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। हमारे पास कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा कमी थी, जिसकी वजह से दोस्तों हमारा जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन था बहुत ज़्यादा कम था। तो लिखो लोअर कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी। हमारे जीडीपी में बहुत ज़्यादा कम कंट्रीब्यूशन था, बिकॉज हमारे पास कोई कैपिटल गुड्स हमारे पास नहीं हुआ करती थी। अगला लिखो और क्या था लास्ट में, गवर्नमेंट का हमारे पास मतलब कम सपोर्ट था। तो लिखो लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन, लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन, लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर। मतलब पब्लिक जो सेक्टर थे, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, उसका हमारे पास बहुत ही लिमिटेड एरिया में दोस्तों मतलब उनका बहुत ज़्यादा हमारे पास सपोर्ट था। और सपोर्ट था भी दोस्तों, आप यहाँ पर एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे कि उनका सपोर्ट हमारे पास रेलवे में था कि चलो ठीक है, थोड़ी सी मतलब तुम लोगों पे थोड़ा सा रेलवे पे काम कर लेंगे, थोड़ा सा पावर जनरेशन पे तुम्हारे ऊपर हम लोग थोड़ा सा काम कर लेंगे, पावर जनरेशन पे थोड़ा सा हम लोग आपके ऊपर काम कर लेंगे, थोड़ा सा आपकी कम्युनिकेशन पे काम कर लेंगे, तुम्हें थोड़ा सा बोलना चलना सिखा देंगे, तुम्हारे यहाँ पर थोड़े से बंदरगाह वगैरह बना देंगे, पोर्ट वगैरह, जहाँ से हमारे पास शिप्स वगैरह आएंगे, तुम्हारे माल को उठाकर हमारे यहाँ पर लेकर आएंगे। और भी कुछ थोड़े बहुत मतलब डिपार्टमेंटल मतलब कुछ भी मतलब कोई डिपार्टमेंट वगैरह खोल देंगे, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग वगैरह थोड़ा सा काम कर लेंगे। तो दोस्तों आप ये देख सकते हो कि कैसे हमारी इंडस्ट्रियल, कैसे हमारी हैंडमेड इंडस्ट्री को बर्बाद करा इन 4 पॉइंटों से, और कैसे हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को उन्होंने पनपने नहीं दिया, और धीरे धीरे हम लोगों ने काम करना शुरू करा, जिसकी वजह से हम लोग इन सब चीज़ों की वजह से हम लोग मतलब दबे हुए थे। और अगर गवर्नमेंट का हमारे पर सपोर्ट था भी कि चलो ठीक है, थोड़ा सा इंडिया वालों को या किसी भी अदर गवर्नमेंट को या किसी अदर कंट्रीज़ की गवर्नमेंट को, लोगों को थोड़ा सा चलो सपोर्ट करते हैं, तो सपोर्ट भी इन चीज़ों में करा था, वो भी अपने फ़ायदे के लिए करा था। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, बस थोड़ा सा पढ़ना लास्ट में, क्योंकि मैं कुछ पॉइंट छुड़वाना नहीं चाहता। थोड़ा सा बस यार पढ़ेंगे, दिल से पढ़ेंगे, बहुत महंगा पढ़ेंगे, महंगा सर, महंगा मतलब दिल खोल के पढ़ेंगे यार, ठीक है। मेरी क्लास वही पढ़ेगा यार जो सच में मतलब मेरी क्लास अगर कोई झेल पा रहा है ना यार, तो समझ जाओ कि मतलब आप यार ज़िंदगी में कुछ करने वाले हो। अब ये वही सारी बातें मैं पढ़ने वाला हूँ कि जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मॉडर्न इंडस्ट्रीज ऑपरेटिंग ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस। अब इंडिपेंडेंस हमारा देश आज़ाद हो गया था, तो हमारी इंडस्ट्री कैसे ऑपरेट हुई थी? ड्यू टू इनिशिएटिव ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। हमारे देश में सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर का दोस्तों आगमन हुआ कि चलो ठीक है, हमारे यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर बनाएंगे, गवर्नमेंट सेक्टर बनाएंगे, टेरिटरी सेक्टर बनाएंगे, बहुत सारे सेक्टर बनाएंगे। तो सबसे पहले किसका आगमन हुआ हमारे यहाँ पर? प्राइवेट सेक्टर सबसे पहले उन्होंने हमारे भारत देश में पैर रखा। सर कहाँ से पैर रखा? अरे नहीं, मतलब भारत के ही लोग थे, उन्होंने एक सेक्टर बना दिया, प्राइवेट बना दिया, गवर्नमेंट बना दिया, सेमी गवर्नमेंट बना दिया, ऐसे में काफ़ी सारे सेक्टर थे। तो मॉडर्न इंडस्ट्रीज स्टार्टेड टू कम अप। अब जो मॉडर्न इंडस्ट्री दोस्तों धीरे धीरे स्टार्ट हो गई थी हमारे यहाँ पर आनी ड्यूरिंग द सेकंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। सर सेकंड हाफ मतलब क्या होता है? 19th सेंचुरी मतलब 100 ईयर्स का एक सेंचुरी होता है। तो सेकंड हाफ, पहला हाफ मतलब 50 साल और दूसरा हाफ मतलब 50 साल, तो लगभग 1950 के बाद की बात हो रही है। वैसे भी यार 1947 के बाद की ही बात हो रही है, सीधी सी बात है, जब प्राइवेट सेक्टर हमारे इंडिया में आ गया था, जिन्होंने स्टार्ट कर दिया था। चलो ठीक है, इंडस्ट्री वगैरह लगाएंगे हम लोग। द इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश्ड इन द पीरियड वर मेनली कन्फाइंड मतलब होता है सीमित थी। किस चीज़ के लिए सीमित थी? जो इंडस्ट्री थी सबसे पहले जो आई थी, सिर्फ कॉटन में काम करेगी और जूट में काम करेगी, ठीक है।
लेकिन वो काफ़ी स्लो था, क्योंकि यार सीधी सी बात है ना, शुरुआत कर रहे हैं तो यार हर चीज़ स्लो ही तो है ना। एकदम से तुम कह रहे हो कि भैया मैं तो 100 में 100 नंबर ले आऊँगा, ऐसे कैसे ले आओगे? तो धीरे धीरे पढ़ाई करो, मेहनत करो, ज़िंदगी में तरक्की करोगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो यहाँ से कॉटन से, जूट से दोस्तों, फिर यहाँ पे लिखा है द कॉटन टेक्सटाइल मिल्स वेरी मेनली डोमिनेटेड मतलब होता है किसको, इसको कौन एडमिनिस्टर कर रहा था? डोमिनेटेड मतलब एडमिनिस्टर कर रहा था, कौन इसको चला रहा था कॉटन टेक्सटाइल को? एंड वर लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। जो कॉटन जो टेक्सटाइल थी दोस्तों, उसको कौन डोमिनेट कर रहा था? बाय इंडियंस डोमिनेट कर रहे थे, उसको चला रहे थे। कहाँ से चला रहे थे? महाराष्ट्र से या गुजरात से? सर ये दोनों क्या हैं? ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ हमारी इंडिया के हमारे वेस्टर्न पार्ट में आते हैं दोनों ही, महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है दोस्तों, चलो उसके बाद बात करते हैं जूट की। लेकिन सर जूट पे नज़र आज भी अंग्रेजों की थी। द जूट मिल्स डोमिनेटेड बाय द फॉरनर्स लोग हमारे जूट को डोमिनेट करते चला रहे थे। वर मेनली कंसंट्रेटेड इन बंगाल, ज़्यादातर बंगाल से, मतलब इस बंगाल पे, मतलब हमारी जो बंगाल जो जगह है उस पर कॉन्सेंट्रेट कर रखा था। किन लोगों ने? फॉरनर्स लोगों ने कंसंट्रेट कर रखा था जूट मिल्स के ऊपर। फॉरनर्स जो वो थे ब्रिटिशियन थे, वो तो चले गए थे, लेकिन कुछ फॉरनर्स थे, उन ब्रिटिशियन ने कुछ फॉरनर्स को ऐसे लालच दे दी थी कि हमारे इंडिया में एक ऐसी जगह है बंगाल जहाँ पर बहुत ज़्यादा हमारे पास जूट मिलता है, तो चलो इस पर नज़र बनाए रखते हैं। तो ब्रिटिशियन तो चले गए थे मैं छोड़कर, लेकिन काफ़ी जो कंट्रीज थी उनकी नज़र तो हमारे पास पड़ी रही थी ना। तो धीरे धीरे मतलब फॉरनर्स लोग अभी भी हमारे जूट के ऊपर मतलब नज़र डाले रखे थे, जो कि बंगाल से ऑपरेट हो रहा था। और जो मेजर ब्रेक थ्रू आया था मतलब जो दरार आई थी, मेजर जो ब्रेक थ्रू आई थी, दरार आई थी, वॉज सेटिंग अप ऑफ किसका? टाटा आयरन और स्टील कंपनी। जो स्टील कंपनी है, जो टाटा आयरन है दोस्तों, आपको बताया था कि सबसे पहले जो काम करा था हम लोगों ने कॉटन पे और जूट पे काम करा था, उसके बाद ही तो हम लोगों ने आयरन पे और स्टील पे काम करा था। इसी में दोस्तों सबसे बड़ी दरार आई थी इन द ईयर 1907 इन जमशेदपुर, बिहार में दोस्तों। ये 1907 से मतलब ये लगा लो कि हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, मतलब टाटा उसमें आयरन में और स्टील में हम लोग काम नहीं कर पा रहे थे, काम ही नहीं कर पा रहे थे, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, बहुत ज़्यादा दरार बढ़ी हुई थी, जो कि कहाँ से ऑपरेट हो रहा था? बिहार से, जमशेदपुर से हो रहा था। 1907 से मतलब ऑपरेट हो रहा था। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे फिर हम लोगों ने अपना पैर और बढ़ाया इंडस्ट्री की ओर से। फिर हम लोगों ने शुगर में, सीमेंट में, पेपर में काम करना शुरू कर दिया। एंड ऑल्सो केम अप आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम लोगों ने इस पे काम करना शुरू कर दिया था, शुगर पे, सीमेंट पे, पेपर पे। आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? कुछ पता है आपको? सर हमें तो सर कुछ पता ही नहीं, आप ही बता दो। ये हमारा हुआ था 1 सितंबर, लिख लो, 1 सितंबर 1939, 1 सितंबर 1939 से चला। और दोस्तों ये 2 सितंबर 1 सितंबर से 2 सितंबर 1945 तक हमारा चलता रहा था। 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक हमारा चला था, जो कि लगभग हमारा 6 ईयर्स था, जो कि लगभग हमारा टोटल हमारा 6 ईयर्स था। दोस्तों सोचो, आपको इन जीके वाली इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अब सर आप फटाफट से ना वो क्वेश्चन बता दो, 3 क्वेश्चन कौन से हैं? तो लिखो सर, लिखने भी हैं, लिख लोगे थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। सर कहाँ लिखवाओगे? यहीं लिखवाता हूँ यार, पेज क्यों ख़राब करूँ? पेज थोड़ा ना ख़राब करूँगा यार, यहीं लिखवा देता हूँ। लिखो पहला क्वेश्चन, आप लोग लिख लो, मैं शॉर्ट में लिखवाऊँगा, ठीक है ना। हमारे भारत के एग्रीकल्चर हमारे भारत के एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? हमारे भारत के एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है 2023 के? ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखो कि हमारे भारत की जितनी भी टोटल जीडीपी है, हमारे भारत की जितनी भी टोटल जीडीपी दोस्तों, उसमें हमारे एग्रीकल्चर का आज 2023 में कितना योगदान है? मतलब कितने % योगदान है? चलो आपको ऑप्शन दे देता हूँ, ठीक है ना, और बोलो, इतनी मैं आपकी मदद कर देता हूँ। 8% योगदान है, 18% योगदान है, 28% योगदान है, या 38% योगदान है। आपको इन चारों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है, ठीक है। चलो, और ये आप याद रखना कि जो रेशियो, ये परसेंटेज है ना, चेंज ऊपर नीचे चेंज होती रहती है। जैसे लास्ट ईयर ना, इन चारों में से कोई 1% ऐसी है जो लास्ट ईयर ना 1% ज़्यादा थी, लेकिन अभी 1% कम हो गई है। वो कौन सी इनमें से मुझे नहीं पता, समझ जाना। 2022 में वो जो भी आप सेलेक्ट करोगे ना, वो 1% ज़्यादा थी, लेकिन अभी 1% कम है, ठीक है। और ये आपको जो लिखवाया ना, मैंने राउंड फिगर में लिखवाया, ये पॉइंट में चलता रहता है, जैसे कि 38.4, 28.3, 18.3, 8.7, ये पॉइंट में चलता रहता है, तो मैं पॉइंट की बात नहीं कर रहा अभी। अगला क्वेश्चन, हमारे एशिया में, पूरे एशिया में बहुत ज़्यादा एशिया में काफ़ी सारी कंट्रीज़ आती हैं। तो आपको ये बताना क्वेश्चन में, एशिया में कितनी कंट्री आती हैं? एशिया में कितनी कंट्री आती हैं? ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। और चौथा क्वेश्चन है दोस्तों कि एशिया में एक हमारा कॉलेज है, सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा कॉलेज है, जो कि कृषि विश्वविद्यालय पूरे एशिया का सबसे बड़ा कॉलेज है। और दोस्तों ये कहाँ है? आपको चलो बता देता हूँ। ये हमारे भारत में ही है, एशिया का सबसे बड़ा कॉलेज, जो कि कृषि मतलब
नॉलेज देने का है हमारा। भारत में ये कहाँ है, मतलब किस, आप कह सकते हो कि किस मतलब स्टेट में है, ठीक है। और इसको कब, मतलब कह सकते हो कि इसको स्थापित कब करा गया था, स्थापित उसकी डेट क्या रही थी, और ये उसका नाम क्या है उस कॉलेज का, और ये किसके नाम पे रखा गया था। अरे सर हमारी जान लोगे क्या, तुम्हें 10 रुपये भी तो देने हैं, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन है, जो बताएगा उसको दोस्तों 10 रुपये का इनाम दिया जाएगा। क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, हमारे भारत के एग्रीकल्चर मिनिस्टर का नाम क्या है 2023 में, जो बात हो रही है 2023 की बात हो रही है, 23, 24, 25 की बात हो रही है। टोटल जीडीपी में भारत के जितना भी टोटल जीडीपी है उसमें एग्रीकल्चर का कितने % योगदान है, इन चारों में से आपको एक सिलेक्ट करना है। और एशिया में कितनी कंट्रीज़ आती हैं आपको ये बताना है। और चौथा क्वेश्चन है, एशिया का जो सबसे बड़ा कॉलेज है कृषि विश्वविद्यालय का दोस्तों, ये आपको बता दिया मैंने भारत में ही है, तो भारत में कहाँ है, किस स्टेट में है, उसका नाम क्या है, उसको कब स्थापित करा गया था, और उसका नाम किसके नाम पर रखा गया था, उसका जो नाम है कॉलेज का किसके नाम पर रखा गया था, आपको ये बताना है। क्लियर? यस सर। तो चलो दोस्तों, आज मैं सारी बातें नहीं बोलूँगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब वाली भी मैं थक चुका हूँ, बहुत डिटेल में आपको वीडियो सिखाता हूँ यार, मज़ा आ जाता है, ठीक है। चलो, और ये वर्ल्ड वॉर हुआ था दोस्तों, याद रखना वर्ल्ड वॉर की हमारी जो डेट थी आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। 1 सितंबर 1939 से लेकर 2 सितंबर 1945 तक हमारा सेकंड वर्ल्ड वॉर चला था, जो कि हमारा 6 साल तक चला था। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो, सारी बातें आपको याद हो जाएंगी, जो भी डेटा वाली चीज़ें ना आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखनी है। तो चलो भाई, उम्मीद करूँगा वीडियो यार बहुत लंबी हो गई है। सर उम्मीद क्या करना, वीडियो लंबी हो ही गई है, अब आप ना और लंबी मत करो, ठीक है भाई, बाय।